टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में आज खुश आमदीद कहते हैं। आज 8 मुहर्रम है और मुहर्रम की बहुत ज़्यादा अकीदत, सब मुहर्रम को बहुत ही अकीदत से मानते हैं। मुहर्रम के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं और मेरी तमाम पाकिस्तानियों से ये दरख्वास्त है, ये गुजारिश है कि मुहर्रम का भरपूर एहतराम कीजिए। आज लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं, हमारे साथ हैं शेफ़ नौरीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं? और शेफ़ नौरीन के साथ साथ हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त उनसा शाह। अस्सलाम वालेकुम उनसा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? ठीक बस बेहतरीन उनसा। जब भी आप आती हैं, चूँकि ये हमारा आज इस वीक का आखिरी शो है और फिर इंशाल्लाह मंडे को आप लोगों से मुलाकात होगी, तो हमने कहा कि आज हम उनसा को दावत दें और आप सबको ये बताएं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। सो उनसा बताइए प्लीज़। जी बिल्कुल, एरीज़ से स्टार्ट करते हैं और एरीज़ वालों के लिए आने वाला हफ्ता थोड़ा लव लाइफ की बात करते हैं। पहले लव लाइफ में थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं। तमाम मामलात को लेके अगर शादी नहीं हो पा रही है तो थोड़े से डिलेज़ हो सकते हैं शादी के सिलसिले में, या अगर ऑलरेडी मैरिड भी हैं तो प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में, तो बैलेंस करें चीज़ों को। जो कमी बेशी रह गई है आपकी तरफ से उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है, उन पे गौर करने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें जो है वो इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में और क्या आप ख़ुद इम्बैलेंस तो नहीं हैं। तो थोड़े डिलेज़ हैं चीज़ों को लेके, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। घर में हो सकता है आपका इरादा हो कि मकान ख़रीदने का, रेनोवेशन का या शादी का, या कोई शादी की तकरीब होने वाली है, तो सारी चीज़ें आपने बहुत सब्र के साथ, पेशेंस के साथ डील करना है। और करियर और फाइनेंसेस की बात करें तो कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एरीज़ वाले फेस कर सकते हैं। हो सकता है किसी पुराने वर्क प्लेस से जहाँ पे आपने पहले काम किया है वहाँ से आपको दोबारा ऑफ़र हो सकती है, जॉब ऑफ़र हो सकती है, या आपका कोई पार्टनर है वो दोबारा से वापस आ सकता है। एरीज़ वाले पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, हर वक्त फ़िक्रमंद रहते हैं, या कुछ आपको रिग्रेट्स हैं, यानी कि पहले आपने कोई ऐसा बिज़नेस किया है जिसमें आपको लॉसेस हुए थे, या हर वक्त पास्ट के बारे में ये सोचते रहते हैं कि काश मैं ये ना करता तो ये हो जाता, वो ना करता तो वो हो जाता। तो पास्ट को जो है वो हमेशा लेट गो कर देना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, उसको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। और पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस है उससे हमें लेसन लेना चाहिए हमेशा। तो पास्ट की चीज़ें आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं आने वाले हफ्ते में। एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, एरीज़ वालों के ख़र्चा ज़्यादा हो सकता है। और जो है वो, अब टॉरस की बात करते हैं, बल्कि एरीज़ वालों की हेल्थ की भी बात कर लेते हैं। हेल्थ के हवाले से मुझे थोड़ा कंसल्टेशन आपको लेना ज़रूरी है। अगर किसी भी हवाले से आपको हेल्थ इशू है इस वक्त करंटली, या पास्ट में आपको रह चुका है, तो इस वक्त आप थोड़ा डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अपनी मेडिसिन वगैरह जो रेगुलर आप लेते हैं वो लेते रहिए, और उसके साथ आपके जो रेगुलर टेस्ट है, स्कैनिंग है, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। टॉरस पे आते हैं। टॉरस बुझसोर के लिए लव लाइफ और रिलेशनशिप में थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई फड्डा आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। कुछ लोग टॉरस वाले अगर किसी मुश्किलात का शिकार हैं, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं और शादी नहीं हो रही है, या आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने गिव अप नहीं करना है। क्योंकि ये कार्ड सपोर्टिंग कार्ड भी होता है कि कुदरत का साथ आपके साथ है, नेचर आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। तो आपने गिव अप नहीं करना है और दोबारा से आपने फ़ाइट करना है, अपनी स्ट्रगल जारी रखनी है, अपनी एफ़र्ट्स आपने जो है वो उसको कंटिन्यू रखना है। तो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आपको मजबूर करेंगी
कि आप जो है या तो इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें या सेपरेट हो जाएं या डिवोर्स हो जाए या कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको मजबूर कर देंगी, आप परेशान हो जाएंगे, गिव अप कर देंगे, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना है। एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, टॉरस वालों के ख़र्चा ज़्यादा नज़र आ रहा है, स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की एजुकेशन पे, बच्चों की शादी पे, बच्चों की एक्टिविटीज़ पे थोड़ा आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जॉब से रिलेटेड टॉरस वालों को कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर कहीं आपने इंटरव्यू दिया है तो वहाँ से आपको कॉल आ सकती है, इंटरव्यू कॉल आ सकती है, जॉब भी आपकी होती हुई नज़र आ रही है। और फाइनेंसेस को लेके थोड़ा ख़र्चा ज़्यादा हो सकता है, जैसे घर में कोई फैमिली में कोई इवेंट हो सकता है, किसी की शादी, प्रपोज़ल भी आपका आ सकता है इस वीक में। सेहत के हवाले से हेल्थ वाइज जो हीलिंग नज़र आ रही है, उम्मीद और जो है वो आपने फ़ेथ रखना है, होप्स एंड फेथ का कार्ड है। उम्मीद अच्छी रखिए हमेशा। अगर किसी भी हेल्थ इशू से आप गुज़र रहे हैं तो हीलिंग आपकी पॉजिटिव एनर्जी से होगी। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी हीलिंग हो जाएगी। जेमिनाई की बात करते हैं। जेमिनाई वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप में थोड़ा सा रुकावट आ सकती है, जैसे अगर रिश्ता कहीं प्रपोज़ल हो रहा है या आपका रिश्ता तय हो रहा है तो होते होते थोड़ा सा डिले हो सकता है। शादी होने वाली है, डेट फिक्स हो गई है, लेकिन थोड़ी रुकावट आ सकती है। तो जेमिनाई वालों के लिए एक टेम्परेरी ब्लॉकेज है उनकी लव लाइफ में, लेकिन ये टेम्परेरी है, वक्ती है। उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और हो सकता है इस हफ्ते के शुरू में कुछ चीज़ें मामलात आपके पॉजिटिव वे में ना चलें या जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस तरीके से नहीं चलें, लेकिन वो एक वक्ती 2 3 4 दिनों की रुकावट रहेगी। उसके बाद चीज़ें दोबारा से कंटिन्यू हो जाएंगी। तो उसके अलावा जो है वो कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। ख़वातीन कंसीव करती हुई नज़र आ रही हैं या जो कपल्स हैं वो जो है वो न्यूली वेड हैं तो वो भी उनकी भी शादी उसके कंसीव करने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। जॉब के हवाले से इंटरव्यू कॉल आ सकती है और पैसों से रिलेटेड कोई ख़बर आ सकती है। अगर पैसे आपके कहीं फंसे हुए हैं, आपकी पेमेंट्स नहीं मिल रही हैं तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। कोई मीटिंग्स, लोगों के साथ मुलाकातें, बहुत सारे इंटरेक्शन, ये हफ़्ता जेमिनाई वालों के लिए काफ़ी बिज़ी रहेगा। सेहत का आपने ख़याल रखना है। थोड़ा स्ट्रेस या काम का बर्डन, ओवर बर्डन हो सकता है, इस वजह से आपकी सेहत मुतासर होती हुई नज़र आ रही है। अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी आपने ख़याल रखना है। स्ट्रेस नहीं लेना, रिलैक्स रखना है। किसी ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पे आपको पीस ऑफ माइंड मिले, सुकून मिले, वहाँ पे ज़रूर अब थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। जेमिनाई के बाद कैंसर की बात करते हैं। कैंसर वाले जो हैं वो आने वाले हफ्ते में एक तो ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, लव लाइफ रिलेशनशिप में रोमांस नज़र आ रहा है, शादी की सिचुएशन कैंसेरियंस के लिए ज़बरदस्त नज़र आ रही है। अच्छी जगह पर शादी, प्रपोजल्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों के साथ, दोस्ती हो सकती है किसी के साथ, कोई नया दोस्त आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। जो लोग नाराज़ हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या जो सेपरेटेड हैं, डिवोर्स इश्यूज़ हैं, तो वो भी उनके सॉल्व हो जाएंगे। रीयूनियन के भी चांसेस हैं कैंसेरियंस के। करियर और फाइनेंसेस कैंसेरियंस वालों के पास पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है, कोई नया कारोबार कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कहीं से आपको कहीं इन्वेस्टमेंट आपने की है तो वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है कैंसेरियंस के लिए। तो एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है कैंसेरियंस के लिए। बस आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है क्योंकि हेल्थ जो है आपकी सही नहीं है। कोई स्टमक से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो सकते हैं या आप अपने आप को वीक फील कर सकते हैं, आपकी शुगर डाउन हो सकती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, वीकनेस, इनर वीकनेस मुझे फील हो रही है। कैंसर के बाद लियो की बात करते उससे हैं। पहले हमारे साथ एक कॉलर है उनसे ओके, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी शुएब साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्लाह पाक, आप सुना। जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरा नाम शेख खान है और मेरा सवाल है कि मैंने अपनी जॉब के मतलब पूछना है। ठीक है। जॉब के हवाले से आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15 जुलाई 2000। ओके, 15 जुलाई 2000। ओके। जी जी जॉब के हवाले से क्या पूछेंगे? जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या सवाल है जी आपका? जी 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 यही पूछना है कि जॉब मिलेगी या नहीं।
अच्छा श्वेत साहब, आप फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा हर वक्त आपके माइंड में एक खौफ सा रहता है, एक डर सा रहता है, इनसिक्योरिटी बहुत रहती है। हर वक्त आप सोचते रहते हैं कि पता नहीं फ्यूचर में कैसा होगा, फाइनेंसेस, पैसा होगा नहीं होगा, कोई लॉसेस तो नहीं हो जाएंगे। कोई भी काम करते हुए आप बहुत ज़्यादा डरते हैं और बहुत ज़्यादा आजकल आप सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत है। आपके अराउंड कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत से लोग, ऐसे लगता है कि आपसे बहुत हसद करते हैं। कुछ ऐसे आपकी फैमिली में हैं या आपके सोशल सर्कल में, दोस्तों में कुछ ऐसे लोग हो बहुत ज्यादा सकते है। हैं। जी जी, जेलसी, हसद बहुत है। नज़र का भी मुझे बहुत इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है, तो उसके लिए आप आयतल कुर्सी का आप विद किया करें। जी जी, वो 40, तो मैं करता हूँ। जी जी, 40 टाइम्स यानी कि 40 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के अपने सीने पे दम कर दिया करें जब भी आपको ऐसा फील होता है सेहत आपकी सही नहीं होती है। तो खैर जॉब आपको मिल जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते, लेकिन थोड़ा फोकस कीजिए। तो यानी कि थोड़ा सा और ज़्यादा जो है एफर्ट कीजिए, आपको जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। हो सकता है किसी दोस्त के ज़रिए आपको ना वो जॉब मिल जाए। उनका अपने पे खुद दम कर सकते हैं क्या? जी जी, क्यों नहीं कर सकते हैं। अच्छा। ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है अगर आप खुद पढ़ के और खुद दम करें, अच्छा, मुझे लगता था बजाय कि कि हमेशा कोई। किसी के पास जाके दम करवाना। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि किसी और के पास, आप खुद भी अपने आप को हील कर सकते हैं। अच्छा, ख़वातीन हज़रात, उनसे शाह हमारे साथ मौजूद है, बता रही हैं आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अगर आप बात करना चाहते हैं तो कॉलिंग नंबर्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन जवाब मुख्तसर रखिएगा और टीवी का वॉल्यूम बंद रखिएगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ उनसा शाह मौजूद हैं जो कि बता रही हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। हमारे साथ एक कॉलर है खुशाब से, फातिमा, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फातिमा। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फातिमा, क्या सवाल है आपका? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। जी मैंने अपने बेटे के बारे में बात करनी है बेटे, और अपनी बेटी के बारे में बात करना है। अच्छा, सबसे पहले तो सर भाई आपको बहुत मुबारक हो, आपका शो बहुत अच्छा है और वो बड़े शौक से देखते हैं सब। थैंक यू सो मच फातिमा। बस कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरह आपकी लाइफ को हम आसान बनाएं, थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते रहें। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। असर भाई, बात ये, मेरा बेटा जो है नाम माज है, माज आजाद, ठीक है। और वो एमएससी का स्टूडेंट है। उसके जॉब के बारे में, उसकी डिग्री के बारे में, और दूसरा ये है कि उसकी तारीख पैदाइश है सन 1998 अच्छा, और बरोज बुध और जो है 10 फरवरी। ओके। ओके, जॉब के हवाले से, जॉब तो इनको ये है माशाल्लाह से बहुत ज़हीन है और जो है वो हार्ड वर्किंग भी है, मेहनती बहुत है, मेहनत करते हैं। इन्होंने स्टडी भी बड़ी मेहनत से की है। तो जॉब के हवाले से जॉब इनको जल्दी मिल जाएगी, 3 मंथ्स के अंदर अंदर इंशाल्लाह इनको जॉब मिल जाएगी। स्टडी कंप्लीट इन्होंने अगर नहीं की तो जल्दी से कंप्लीट कर लेनी चाहिए और जॉब के साथ साथ अपनी हायर स्टडी के लिए भी कर सकते हैं। तो अपनी स्टडी को जो है वो मत छोड़िएगा और जॉब के हवाले से जॉब इंशाल्लाह इनको जल्दी मिल जाएगी। सोचते ये बहुत ज़्यादा हैं, कंफ्यूज रहते हैं, स्टडी हो या अपना जॉब करियर के हवाले से ये बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूजन्स इनके माइंड में बहुत हैं, क्लियरिटी इनको नहीं मिलती है। ठीक है, और कुछ पूछना है? जी मैडम, मैं जो है ना, मेरी बेटी है, उसका नाम रिहा आजाद है, उसकी जो है नाम बेटी का रिहा नाम क्या आजाद है? है और बर्थडे उसकी जो है वो है सन 2002 और 18 अक्टूबर। अच्छा। और इनकी स्टडीज और इनका रिश्ता, आजकल एक बात चल रही है, वो हो जाएगा या नहीं होगा। बेटी का नाम बताइए दोबारा। रिहा रिहा आजाद। रिहा आज़ाद, ओके। रिहा आज़ाद का जो है वो रिश्ता आया हुआ है, वहाँ पर शादी होगी या नहीं होगी? अच्छा, हो जाएगी यहाँ पर तो, मतलब थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन अच्छी जगह है, अच्छा लड़का है, एनर्जीज तो अच्छी हैं, तो शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। हो सकता है इस साल के एंड तक ही शादी के चांसेस हैं इसके। इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा कॉल करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। जी उनसे। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं लियो से।
लियो वालों की लव लाइफ में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स थे, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो दूर हो जाएंगी। शादी के लियो वालों के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो भी लव लाइफ में ब्रेकअप हुआ हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, शादी नहीं हो रही है, वो सारे मसले मसाइल लियो वालों के ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई फ़ैसला ले सकते हैं, कोई अहम फ़ैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं लियो वाले अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। शादी से रिलेटेड होगी या लव लाइफ से रिलेटेड, किसी भी हवाले से पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आपके कामों में रुकावटें आती हैं, आपके जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, फाइनेंसिस के हवाले से, तो आपने जो है गिव अप नहीं करना है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, अपनी विल पावर से, अपनी कोशिश से जो है वो उस वीकनेस को दूर करना है। तो ये डिलेज और ये हर्डल्स यानी कि रुकावटें आती रहेंगी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है। कभी कभी लियो वाले अपने आप को बहुत स्टक फील करते हैं हर चीज़ को लेके, और किसी भी हवाले से अगर उनकी जो है वो रुकावट आती है तो परेशान हो जाते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना है। सेहत का ख्याल रखें। सेहत में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फ़ील हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ भी हैं, और उसके साथ साथ जो है वो सर के दर्द की तकलीफ़, माइग्रेन की तकलीफ़, या कुछ ऐसा हो सकता है, आपको जॉइंट्स में पेन फ़ील हो सकता है। तो आपने अपनी सेहत का ख्याल रखिए, डाइट का ख्याल रखिए। लियो के बाद है वर्गो बुर्ज शुमला वालों के लिए जो है कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में बहुत हैं लव लाइफ को लेके, शादी के हवाले से। कुछ लोग वर्गो वाले सोचते हैं शादी करें, कुछ लोग सोचते हैं नहीं करें। तो बेतहाशा कन्फ्यूजन्स हैं। इमोशनल अपने आप को फ़ील कर सकते हैं, बात बात पे रोना आना, बात बात पे चिड़चिड़ापन फ़ील हो सकता है, मूड स्विंग्स आपके हो सकते हैं वर्गो वालों के, और फोकस नहीं है आपका किसी चीज़ में, यानी कि आपका दिल नहीं लग रहा किसी चीज़ में। और करियर के हवाले से भी कन्फ्यूजन्स का शिकार रहेंगे। कुछ चॉइसेस, कुछ ऑप्शंस आ सकती हैं वर्गो वालों के पास कि क्या करना चाहिए। डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, और आप चूज़ कर रहे हैं कि क्या किस तरह। अच्छा, सेहत का आपने ख्याल रखना है। वर्गो वालों के स्टमक से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, लेकिन आपकी अपनी जो है वो कोताही से हो सकता है, यानी कि आपने कोई जंक फूड ले लिया, कोई ज़्यादा ऑयली खाना ले लिया, तो फिर जो है वो अपनी डाइट का ख्याल रखें। एक्सरसाइज ज़रूर आपने करनी है। वर्गों के बाद लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा वालों को अपनी पर्सनल बातें, यानी कि अपनी अगर शादी होने वाली है या कोई भी ऐसा इशू है, कोई काम शुरू कर रहे हैं, सीक्रेटिव कीजिए और हर किसी से शेयर नहीं करें अपनी पर्सनल बातें, अपनी पर्सनल मामलात। अगर आप शेयर करेंगे, घर के मसले या फैमिली इश्यूज़ अगर भी हैं, तो फिर भी आप अगर हर किसी को बताएंगे तो आपके मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। तो लव लाइफ इनकी बेहतर हो सकती है अगर पर्सनल बातें अपने हद तक रखें, और दोस्त के कोई नया दोस्त उनकी लाइफ में आ सकता है। और अगर जॉब के हवाले से या बिज़नेस के हवाले से कोई इशू है, तो आपका कोई दोस्त या आपका कोई फैमिली मेम्बर आपकी हेल्प कर सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है। और उसके अलावा जो है हेल्थ अच्छी नज़र आ रही है लिब्रा वालों की। कोई भी अगर हेल्थ इशू है वो दूर हो सकता है। ट्रैवलिंग भी हो सकती है लिब्रा वालों की आने वाले हफ्ते में फैमिली के साथ, या कोई बिज़नेस ट्रैवल हो सकता है। सेलिब्रेशन टाइम भी लिब्रा वालों का स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हैप्पीनेस नज़र आ रही है। स्कॉर्पियो की तरफ चलते हैं। स्कॉर्पियो से पहले हमारे साथ शहरबानो है मियाँ वाली से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शहरबानो। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप भाई? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। क्या सवाल है आपका? जी, असल में मेरी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं बीमार हूँ, दिल पे बेचैनी है, घबराहट है, ओके। और बिल्कुल सुकून नहीं है। ये अच्छा। मुझे ऐसे लगता है। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो कहते हैं आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई शिकायत नहीं है। हाँ, सही। अच्छा शहरबानो, आपका सवाल सुन लिया है उनसा ने, आप हमारे साथ रहिए, लेकिन आपको जो जवाब देंगे वो देंगे ब्रेक के बाद। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ शहरबानो थी जिन्होंने उनसा से सवाल किया था। जी उनसे। जी, शहरबानों के लिए आपकी जो सेहत का सवाल था कि सेहत आपकी अच्छी नहीं रहती है,
तो आप सोचती बहुत ज़्यादा हैं और सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर अपने सर पे सवार कर लेती हैं, हावी हो जाती है, ओवर थिंकिंग करती हैं। इस वजह से ये एंजाइटी, आपको स्ट्रेस फील होता है, डिप्रेशन फील होता है, काम करने का दिल नहीं करता है, छोटी छोटी बातें आपको बहुत ज़्यादा फील होती हैं। और उसके साथ साथ मुझे पास्ट से रिलेटेड बातें बहुत नज़र आ रही हैं कि पास्ट को आप बहुत याद करती हैं। हो सकता है कोई आपको याद आता हो, आपका कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर या कुछ ऐसे ज़रूर पास्ट की मेमोरीज़ आपके जहन से नहीं निकलती हैं। तो इस वजह से एक सैड एनर्जी नज़र आ रही है, हर वक्त आप एक दुख में मुब्तला रहती हैं। तो ज़ाहिर है अपसेट तो होगा आपका माइंड। और देखें जब ये चीज़ ज़्यादा हो जाएगी ना तो आपको वही ब्रेन का कनेक्शन जो है वो स्टमक से होता है और भी प्रॉब्लम्स, आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, इतना अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करें। आप अगर आपको ज़्यादा जो है वो एंजाइटी जब फील होती है, किसी ओपन जगह पर चले जाएं, किसी खुली जगह पर चले जाएं, खिड़की पे खड़ी हो जाएं या बाहर टेरेस से अगर आपके घर में वहाँ चले जाएं, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर सकती है 20 टाइम्स। जब आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है 20 टाइम्स आप इनहेल और एक्सेल कर सकती हैं। तो जो भी आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो आप ओवर थिंकिंग करती हैं, वो सब कुछ जो है वो बाहर निकल जाएगी सारी चीज़ें। तो ये आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जी हमारे साथ है सना कराची से। ओके जी अस्सलाम वालेकुम सना। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है, अपने भाई का मैंने मालूम करना है। अली नाम है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1985। ठीक है। और दो सवालात हैं मेरे। अच्छा। एक तो प्लीज काइंडली आप ये बताएं कि इसके लिए कोई ऐसी बात जो इसको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत हो, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स काइंडली बता दीजिए। और दूसरा ये कि इसको खुदा न खास्ता कोई खतरा वगैरह तो नहीं है जान का? जान का ख़तरा तो नहीं है। ओके। नहीं, जान का ख़तरा बिल्कुल भी नहीं है। देखें यहाँ पर सन का कार्ड है, अल्लाह ताला की तरफ से एक प्रोटेक्शन नज़र आ रही है, कुदरत की तरफ से ये इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इनके लिए दुआ करती हैं, इनके वालिदैन इनके लिए दुआ करते हैं, तो एक प्रोटेक्शन उनके चारों तरफ है। तो इस खौफ को तो अपने जहन से निकाल दें, कोई ख़तरा नहीं है इनको। ठीक है। और दूसरा सवाल क्या था, पता नहीं क्या इनका सवाल था? पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव ये है कि ये थोड़ा स्ट्रेस में मुब्तला रहते हैं। ऐसा है कि ये बहुत कोई स्ट्रेस डिप्रेशन इनके जहन में, बिल्कुल। कोई जहन में इनके बात बैठ गई है। तो आप कोशिश करें इनसे बात करें, अंदर जो इनके जो एक चीज़ जमा हो गई है ना, तो ये शेयर करें, आपसे शेयर करें या कोई भी इनका कोई क्लोज़ फ्रेंड है उनको ये थोड़ा शेयरिंग करेंगे ना, तो अंदर से इनके वो चीज़ निकलेगी, स्ट्रेस भी निकलेगा। और बाकी ये पॉजिटिव इंसान है। पॉजिटिविटी ये है कि ये जो भी सोचें पॉजिटिव सोचें, फ्यूचर के बारे में देखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इंसान अगर पॉजिटिव सोचता है प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, तो आप वही एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर हर वक्त नेगेटिव सोचते रहेंगे कि ये भी नहीं हो सकता, मेरी लाइफ ऐसी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में कुछ होता ही नहीं है, तो वही एनर्जी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो उनको मोटिवेट करें, मोटिवेशन की ज़रूरत है। और आप ज़ाहिर है उनकी बहन है, सबसे ज़्यादा आप सपोर्ट कर सकती हैं इनको, तो उनको पॉजिटिव बातें उनको बताया करें। और मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन बहुत अच्छा है। योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज से बहुत सारे आपके जो नेगेटिव चीज़ें हैं, आपकी नेगेटिव जो थिंकिंग है, जो थॉट्स हैं, हाँ थॉट्स है, वो सारी निकल सकती हैं। तो एक्सरसाइज करें, आपकी एनर्जी जो है वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो सकती है। और सना उसके साथ साथ हम लोग रोज़ाना ज़हनी सेहत पे, मेंटल हेल्थ पे शोज़ कर रहे होते हैं। अगर आपके भाई किसी भी ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं या किसी भी एंजाइटी में मुब्तला है, तो इतने सारे हमारे शो पे साइकोथेरेपिस्ट आते हैं, साइकोलॉजिस्ट आते हैं, साइकेट्रिस्ट आते हैं। अब कभी कभी आपके जहन को भी, एक आपके माइंड को डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। और जो डॉक्टर्स बहुत ही बेहतर काम करते हैं, हमेशा खदशात और इस तरह की चीज़ों पे आप पूरी ज़िंदगी को बेस नहीं कर सकते। आई थिंक आपके भाई को इस वक्त एक थेरेपी की ज़रूरत है। उनको प्लीज़ आप किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर लेके जाइए,
क्योंकि मेरे ख्याल से उनको कोई मिल नहीं रहा, जब अब होता है ये बहुत कॉमन होता है। आप फिजिकल जो हेल्थ है वो इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही जितनी मेंटल Mental health हेल्थ जो है। जो मेरे पास लोग आते हैं वो मेंटली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, चाहे वो मैरिड हों, सिंगल हों, जॉबलेस हों, जो भी लेकिन इश्यूज़ हैं, मुझे मेंटल लगता है कि इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। एक खौफजदा बहुत हो जाता हाँ, है। और वो थेरेपिस्ट के पास जाना पसंद नहीं करते हैं, वो कहते हैं हम लोग तो नॉर्मल हैं, हमें तो कुछ भी नहीं है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता। और अगर थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते तो घर वाले जो है वो ये कहते हैं कि शायद कोई जिन्नात का असर है हाँ, या बिल्कुल। जादू है, जो कि होता है, ऐसा नहीं कि ये चीज़ नहीं होती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले मेडिकल साइंस से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे हमें पेट की तकलीफ होती है या हमें सर में दर्द होता है या बुखार हो जाता है तो भी तो हम डॉक्टर के पास फ़ौरन चले जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी इमोशनल हेल्थ है, हमारी मेंटल हेल्थ अगर डिस्टर्ब है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जो लोग अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं और खौफ उनको बहुत आता आई है थिंक वो या बचपन ख्वाब की ऐसे चीज़ें देखते कैरी हैं। फॉरवर्ड होती हैं हाँ, बड़े कुछ होके, ऐसे ज़रूर है। जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्लीज़ अपने भाई की एक थेरेपी करें, उनको एक आप एक्सपर्ट के पास ज़रूर लेके जाइए। एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी सर। जी, स्कॉर्पियो की बात कर रहे थे हम, और स्कॉर्पियो की लव लाइफ इस वक्त बहुत अच्छी नज़र आ रही है, पॉजिटिव नज़र आ रही है। शादी के मामलात आपके पॉजिटिव वे में जा सकते हैं। एंगर इश्यूज़ यानी कि गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। अगर घर में किसी के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ आपकी बहस हो जाती है, आपके पार्टनर के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट या आर्गुमेंट होता है, तो पेशेंस के साथ उसको डील कीजिए। कभी भी अगर किसी चीज़ को कहते हैं ना कि बहुत बड़ी से बड़ी जो जंगें हैं वो प्यार मोहब्बत से जो है वो बात करके, हाँ, बात बात करके भी करके कम्युनिकेट प्यार करके, से सॉल्व की जा सकती है। और अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो आप सुकून मतलब काम डाउन हो जाएं। अगर दोनों गुस्सा करेंगे तो ज़ाहिर है किसी भी मसले का हल नहीं निकलता। तो एंगर इश्यूज़ को आपने कंट्रोल करना है अगर ऐसा कोई इशू है आपको। बाकी ये कि कोई क्रिएटिव काम स्कॉर्पियंस करें इस वीक में। कोई भी आपका पैशन है, कोई आप काम करना चाहते हैं, लेकिन आपके काम में चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, स्ट्रगल है। शॉर्टकट वैसे भी किसी भी चीज़ में नहीं होता। स्ट्रगल है तो कोई बात नहीं, चैलेंज आप एक्सेप्ट करें और आपने काम करना है। इस वीक में जो है स्कॉर्पियंस के पास पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। हेल्थ इश्यूज़ अगर आपके थे वो भी ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी भी हवाले से मेंटल हो, फिज़िकल हेल्थ हो, वो रिकवर हो जाएंगे। और ट्रैवलिंग भी स्कॉर्पियंस की होती हुई नज़र आ रही है। फैमिली ट्रैवल मुझे नज़र आ रहा है। अब स्कॉर्पियो के बाद सेजिटेरियस की तरफ चलते हैं। सेजिटेरियस वाले लव लाइफ को लेके आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं। आप शादी करनी हो, लव लाइफ हो, प्रपोजल्स हो, आप बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ जजमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या शादीशुदा हैं तो भी थोड़ा आपके माइंड में अपने पार्टनर से रिलेटेड डाउट्स हैं, शक करते रहते हैं कि पता नहीं कुछ कोई इश्यूज़ हैं, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, कोई कहीं इन्वॉल्व तो नहीं है। तो इस तरह की माइंड में आपके ओवर थिंकिंग भी सेजिटेरियस वाले करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सेजिटेरियस वालों के पास से रिलेटेड कोई आपका एक्स है या किसी के साथ आपकी सेपरेशन हो गई है तो वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है। आपसे कांटेक्ट कर सकता है, आपका कोई पुराना दोस्त आपसे दोबारा से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फाइनेंशियली थोड़ा आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए। कहीं अगर सेजिटेरियस वाले पैसा लगा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई भी पैसों के मामलात हैं, लेन देन है, किसी कोई पैसे आपसे डिमांड कर रहा है, तो सोच समझ के कीजिएगा। अदरवाइज़ आपका पैसा जो है वो स्ट्रक हो सकता है, आपको कोई बिजनेस लॉस भी हो सकता है। हेल्थ वाइज सेजिटेरियस वालों को थोड़ा बहुत हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। अदरवाइज़ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हेल्थ इश्यूज सेजिटेरियस वालों के नहीं होंगे। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न से पहले हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं मदिया बात कर रही हूँ। जी मदिया, क्या सवाल है आपका? जी, मुझे अपने हस्बैंड की जॉब के बारे में पूछना है कि इनको यही जॉब करते रहना चाहिए या कोई न्यू, या क्या करना चाहिए? हस्बैंड का नाम बताइए। दानिश। दानिश, अच्छा ओके। दानिश को न्यू जॉब करनी चाहिए या यही जॉब करनी चाहिए? जी, यही जॉब इनके लिए बेहतर है, आगे तरक्की नज़र आ रही है, प्रमोशन हो सकता है आपके हस्बैंड की जॉब को। आप अगर अभी इस वक्त आप खुश नहीं हैं अगर वो इस जॉब में, तो ये कंफ्यूज बहुत रहते हैं अपने करियर को लेके, जॉब के हवाले से।
तो बेहतर है कि यही जॉब करें। इसके साथ अगर छोटा मोटा कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी किसी के साथ कोई बिज़नेस पार्टनरशिप, या अगर अपना खुद छोटा मोटा कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन इस जॉब को आपने नहीं छोड़ना है। और दूसरा सूर्य, इनके लिए कोई न्यू बिजनेस करना अच्छा रहेगा? अच्छा जी, नया बिज़नेस आप करें, लेकिन अभी नहीं, अभी आप बिज़नेस की प्लानिंग करें आपके हस्बैंड, और 3 मंथ्स के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स बिज़नेस करें, लेकिन किसी के साथ मिल के काम करें। कोई उनका दोस्त या कोई फैमिली मेम्बर, किसी के साथ पार्टनरशिप पे मुझे कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कोई सवाल है? जी बस यही। जी, आप सूर्य वाक़या पढ़ सकती हैं अपने आप, आपके हस्बैंड अगर पढ़ें तो बहुत अच्छा है, अगर वो ख़ुद नहीं पढ़ सकते तो आप पढ़ें असर की नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और हस्बैंड को बोलें ज़्यादा से ज़्यादा जो है दुरूद पाक पढ़ें, और जो है इंशाल्लाह उनके काम में भी बरकत होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग मदिया। कैप्रिकॉर्न पे जी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। और कैप्रिकॉर्न की जो लव लाइफ है उसमें अगर आपकी कॉन्फ्लिक्ट से पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स थी, सेपरेटेड थे, डिवोर्स इश्यूज़ थे, शादी नहीं हो रही है, तो कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन फिर आप मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि आपकी जो स्टक सिचुएशन में अगर जो कैप्रिकॉर्न्स थे उनकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो अब आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही, हीलिंग नज़र आ रही है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, सारी प्रॉब्लम्स आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपकी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। सफ़र भी है कैप्रिकॉर्न का, और प्रमोशन हो सकती है, काम में ग्रोथ नज़र आ रही है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कहीं भी पैसा आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, कैप्रिकॉर्न वालों को फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। सेहत उनकी अच्छी लग रही है, और पहले के हवाले से अगर कुछ आपकी सर्जरी हुई है या रिसेंटली कोई आपका हेल्थ इश्यूज़ था वो सॉल्व हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न के बाद एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस की जो लव और शादीशुदा लाइफ अच्छी नज़र आ रही है, बस अपने गुस्से को आपने कंट्रोल करना है, जज्बात में आके कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं करें कि बाद में आपको पछतावा हो। तो और एक कैप्रिकॉर्न वाले को बड़ा रोमांटिक शादी पैशन नज़र आ रहा है, कोई फ़ैसला कोई ले सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, कोई मकान आपकी चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी एक्वेरियस वालों के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ट्रैवलिंग है, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन कुछ अरसा करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ और करना शुरू कर देते हैं, या कुछ और एक चीज़ कर रहे होते हैं उसके बाद दूसरी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो लग के एक काम कीजिए। और एक्वेरियस वालों की हेल्थ अच्छी है, हीलिंग नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा स्पिरिचुअली भी आपको जो है हेल्प की ज़रूरत है, यानी कि थोड़ा दुआएं और इबादत के ज़रिए, अपनी एक्सरसाइज के ज़रिए, अपने योगा के ज़रिए, अपनी मेडिटेशन के ज़रिए अपनी हीलिंग आप कर सकते हैं। पाइसिस की बात करते हैं। पाइसिस से पहले हमारे साथ है नुसरत साहिवाल से, ठीक उनसे है। बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नुसरत। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने ना अपने भाई के बारे में पता करना था। उनकी शादी का मसला है, उनकी जॉब नहीं लग रही ना, काम उनका कैसे ही है। थोड़ा ज़ोर से बोलिए, किसकी शादी का मसला? मैंने ना अपने भाई की शादी के बारे में पता करना था। उनका नाम इकरामुल हक है। भाई की शादी, और नाम क्या है भाई का? इकरामुल हक है उनका नाम ना। क्या नाम है भाई का आपके? इकरामुल हक। इकरामुल हक। इकरामुल हक। ओके, शादी कब होगी ये सवाल है आपका? हाँ जी, शादी कब होगी, और उनकी जॉब का भी मसला है। और क्या? भी मसला है, अच्छा, शादी का। जॉब। शादी तो मुझे लगता है फैमिली में इनकी होगी, या इन्होंने कोई फैमिली में या कोई पसंद की हुई है इन्होंने। अच्छा मैम, और उनकी जॉब का भी मसला है। जॉब उनका का काम इनके न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। 3 मंथ्स के विदिन 3 मंथ्स, यानी कि 3 माह के अंदर अंदर इनकी इंशाल्लाह जॉब होती हुई नज़र आ रही है। माशाल्लाह से बड़े पैशनेट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, ज़हीन भी हैं, और बस थोड़ा सा सोचते ज़्यादा हैं, ओवर थिंकिंग कभी कभी बहुत ज़्यादा करते हैं, नींद की कमी नज़र आ रही है। तो नींद इनको अपनी पूरी लेनी चाहिए और इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। शादी भी हो जाएगी इनकी, अभी 2023 में नहीं है शादी, 24 में इनकी शादी के चांसेस हैं इंशाल्लाह।
लेकिन तो कुछ लोगों की लाइफ इतनी सिंपल होती है ना, तो शादी हो जाए और एक शादी और जॉब हो, नौकरी हो जाए। नौकरी और शादी हो गई बस। लड़की और नौकरी। हाँ शादी और नौकरी और नौकरी। छोकरी। मैं कह रहा हूँ है ना, लोग ये कहते हैं कि है ना शेफ नौरीन, लोगों की इतनी लाइफ सिंपल होती है। यही शादी मैं के जब life भी इन्हीं goals। कॉलर्स से मैं बात करता हूँ या कॉल्स आती है ना, तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने अपनी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेट की हुई होती है। नहीं सही नहीं कह रहा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक नौकरी, एक छोकरी। बस फिर लाइफ सेट है। एग्जैक्टली set है। तीसरी नौकरी किसी- इज इक्वल टू छोकरी, दैट्स इट, फुल स्टॉप है नहीं, ना। घर वाले ज्यादा इस चीज के बारे में हाँ। जहन में डाल देते हैं ना कि बस Exactly। क्या कहते हैं, नौकरी कर लो नहीं, फिर बस तुम्हारी इवन मुझे शादी लगता हो है कि जब जाएगी। बच्चे छोटे होते हैं उनको भी ना हम यही ख्वाब दिखा रहे होते हैं कि देखो तुम अच्छी जॉब करोगे तो अच्छी अच्छी लड़की मिलेगी। या तुम अच्छा काम सीखोगी तो अच्छे घर में जाओगी। बस लाइफ इतनी सी है। हाँ इतनी सी है। अच्छा सॉरी, हमारे साथ मारिया है गुजरावाला से, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र है। मारिया, क्या सवाल है आपका? मैं ना इनसे पूछना चाह रही हूँ अपनी शादी के मुताबिक, मुझे ये बता दें। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 21 मार्च 1995। ठीक है 95 कितनी 95। अच्छा, शादी में थोड़ी सी रुकावटें हैं आपकी और इंटरफेरेंस बहुत है, यानी कि कोई रिश्ता आता है तो घर वाले सब मशवरा करना शुरू कर देते हैं और मुदाखलत बहुत है और दूसरों से शेयर करना शुरू कर देते हैं, तो काम जो है रिश्ता होते होते नहीं होता है, रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर देखिए काम शुरू करने से पहले ही अगर आप फैला देंगे उस बात को तो रुकावटें तो ज़ाहिर है आएंगी। तो कोशिश करें अपने घर वालों को थोड़ा समझाएं कि अगर कोई प्रपोज़ल आपका आता है तो अपने हद तक वो बात रखें जब तक शादी नहीं हो जाती है। उसके साथ अगर थोड़ा नज़र भी मुझे फ़ील हो रही है कि आप पे नज़र भी है, तो आप एक तो सूरे मरियम पढ़ें इशा की नमाज के बाद, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 1 मरतबा डेली आपने ये पढ़ना है जब तक आपकी शादी नहीं होती। और नज़र के लिए जो है वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, आयतल कुर्सी बहुत अच्छी है, 40 टाइम्स आप आयतल कुर्सी पढ़ें और अपने सीने पे दम कर दें, ठीक है, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। जी अब चलते हैं, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। पाइसेस की तरफ जी लास्ट अपना स्टार रह गया है पाइसेस वालों के लिए थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस उनकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। आने वाले हफ्ते में शादी से रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं, कुछ लाइफ बिल्कुल पाइसेस वालों की इस हफ्ते चेंज होती हुई नज़र आ रही है, कुछ तब्दीली नज़र आ रही है, ट्रैवलिंग हो सकती है, किसी ऐसे दोस्त से मुलाकात हो सकती है, काफ़ी टाइम से उससे आपकी मीटिंग नहीं हुई है, या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही थी, पॉजिटिव नहीं चल रही थी, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो कुछ चेंज खुद आप भी अपने अंदर जो है चेंज लेकर आ रहे हैं, अपने आप को आपने ग्रूम किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, इस वजह से भी तब्दीली हो सकती है। ट्रैवलिंग नज़र आ रही है और इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हुए नज़र आए, स्ट्रगल है करियर में, दौड़ भाग करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे काम एट अ टाइम आपको मिल सकते हैं और फाइनेंशियली भी थोड़े बहुत चैलेंजेस आपको होंगे, रुकावटें आ सकती हैं, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे जॉब के हवाले से, पैसों के हवाले से, लेकिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आपने सोच लिया कि ये चीज़ मुझे अचीव करनी है और उसके लिए आपने कोशिश करते रहे तो वो चीज़ आपको उसमें आपको कामयाबी ज़रूर होगी। सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है, थोड़ा स्ट्रेस आपको हो सकता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, नींद की कमी, ये चीज़ें फ़ील हो सकती हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज बताई है, किसी ओपन जगह पर चले जाइए, यानी कि खिड़की विंडो पे खड़े हो सकते हैं, गार्डन आपके घर में लॉन है या आपकी टेरेस है, वहाँ पे खड़े होकर थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल और एक्सेल कीजिए, इंशाल्लाह बेहतर फील करेंगे। और मेरे ख्याल से दौड़ लगाएं थोड़ी सी। आई थिंक दौड़ लगाना बहुत अच्छा है। यू नो टू रन, रनिंग एक इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है जो कि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिविटी इनसे दूर करती है। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छा होता है तो आपकी बहुत सारी बीमारियां हैं, ज़हनी बीमारियां, बहुत सारी जिस्मानी बीमारियां जो दूर भागती है, क्योंकि जब आप ज़ोर से पैर आपका ज़मीन पे लगता है तो एक गश ऑफ ब्लड पूरे
आपके जिस शरीर में और आजकल तो हर जगह है ना पूरे वो, जिस्म में आपके घूम रहा पार्क्स होता है। बना दिए हैं, वहाँ पे ट्रैक्स बने हुए Tracks हैं, हैं, हाँ। तो जा सकते हैं, थोड़ा Of course, टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। उनसा मुझे लगता है हम सिर्फ थोड़े सुस्त हैं, सुस्त हैं। बाकी सब चीजें गवर्नमेंट ने कर इतना भी लेंगे। बुरा नहीं हाल रखा टीवी हुआ। के आगे बैठ जाएंगे, हाँ। गैजेट दे वो कर लेंगे, फोन पे घंटों बैठे रहेंगे। रील्स और मीम्स की हाँ। वजह से। अच्छा, हमारे साथ सना है कराची से, जी। मारिया कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम मारिया। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार भाई। वालेकुम सलाम, कैसी है मारिया? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। क्या सवाल है आपका? मुझे अपने भाई के लिए सवाल करना है। उनका नाम अली रजा है, तो उनकी शादी ना कब तक हो जाएगी? शादी कब तक हो जाएगी? ओके, कौन है ये? अली रजा। नहीं, मारिया उनके भाई है जी। अली रज़ा। शादी कब तक हो जाएगी? ओके ये मुझे लगता है कि कुछ कोई बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये किसी हवाले से। हो सकता है कोई इनकी पसंद हो या किसी चीज़ के बारे में ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। वही मेंटली ये बहुत स्टक नज़र आ रहे हैं, डेवल की एनर्जीज़ है, तो इनकी मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब है। तो पहले तो इनको अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करना चाहिए। और जब भी ये होता है ना कि कोई प्रॉब्लम होता है, तो आजकल ये होता है कि बस शादी करा दो इसकी। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होंगे, मेंटल इश्यूज़ होंगे, घर वाले कहेंगे पहले तो शादी करा दो, मसला हल हो फिर सही जाएगा, हो जाएगा, फिर ठीक हो और जाएगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि बीवी अपनी किस्मत लेकर आएगी। हाँ। और फिर अगर कुछ सही नहीं होता तो फिर बीवी की किस्मत को हाँ, कोस और के वो पता है बीवी उसको सफ़र change- करती है। हाँ, सफर बीवी सफ़र करती है, बीवी करती है। naturally, अगर of course। मेंटल इश्यूज़ हैं या फिजिकल इश्यूज़ हैं, कुछ सेक्सुअल इश्यूज़ भी काफ़ी सारे मेल्स को होते हैं, और वो क्या होता है कि बीवी सफ़र करती है आगे। नहीं, और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि कभी कभी कोई लोग शादी नहीं भी करना चाहते, जी। वो अपने करियर को पहले मजबूत करना हाँ। चाहते हैं, थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं, फिर एक टाइम पे आके शादी करना चाहते हैं, तो उनको वक्त दीजिए। उनके आपके भाई से आप बात कीजिए, कम्युनिकेट तो कीजिए, कम्युनिकेट मुसल्लत मत कीजिए। क्या कुछ भी। कहना चाह रहे हैं, उनके दिल में जो है वो बाहर आना चाहिए। खैर शादी के उनके चांसेस हैं, अभी थोड़ा लेट है, 1 साल अभी शादी के चांसेस नहीं हैं। 2024 के एंड तक इनकी शादी हो जाएगी अच्छा, इंशाल्लाह। हमारे साथ है शुएब फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शुएब। वालेकुम सलाम। मैंने अपने भाई के मुतालिक पूछना है, उसकी सेहत के मुतालिक। ठीक है, भाई का नाम बताइए। हसन शहजाद। हसन शहबाज। ओके, हसन शहजाद। शहजाद हसन शहजाद क्या करते हैं ये? जी अभी तो स्टडी करते हैं, लेकिन 2 साल हो गए हैं ये स्कूल नहीं गए। अभी स्कूल नहीं गए। अभी अभी तीसरा साल है उनको, यानी कि वो भी एज बीमार क्या है, है यानी कि इनकी? उनको क्या उम्र है ज़हनी इनकी? तनाव का मसला है। ज़हनी तनाव का मसला है। डॉक्टर के पास भी गए हैं, अच्छा। लेकिन कोई हल नहीं निकला। ज़हनी तनाव का मसला। इनकी उम्र कितनी है? जी उम्र है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 2006। 2006। अच्छा ठीक है। हाँ, मुझे एंजाइटी यानी कि कम 2006 में है, ये कम एज में ही ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कोई बात इनके जहन से निकल नहीं रही है, कोई पास्ट का कोई फियर है, कोई पास्ट से यानी कि माजी से के हवाले से कोई ऐसी चीज़ें कोई हैं खौफ जो बैठा खौफ है जो बैठ गया है। हो सकता है ये ख्वाब में भी डर जाते हों, तो इनको मुकम्मल इलाज की ज़रूरत है। किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए और थेरेपी करवाइए इसकी ज़रूर, ठीक है। और कभी कभी उनसे मुझे ये भी लगता है कि आपकी जो थेरेपी है वो आपके दोस्त भी करते हैं। जी। आप किसी स्पोर्ट्स के अंदर हिस्सा लें, कि खेल कूद में बिल्कुल। दिल लगाएं। हर वक्त हम लोग इतनी चीज़ें मुसल्लत कर देते हैं अपने बच्चों के ऊपर कि बस यही वक्त है, इतने ही 4 साल है पढ़ाई करने के, और बस इतना ही इस एज में शादी हो जानी चाहिए थी तुम्हारी। और हम बार बार अपने बच्चों को एक फेलियर होने का एहसास दिला रहे होते हैं, उनको एहसास दिला रहे होते हैं कि इस वक्त तुमने ये नहीं किया तो उस वक्त तुमने वो नहीं किया। कभी कभी कुछ बच्चे ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं, और आज जितने भी कॉलेज ने मैं कॉल किया उनमें 3-4 ऐसे कॉलेज उनसे बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज थे, हाँ। और वो थेरेपी की तरफ नहीं जाते। और थेरेपी ज़रूरी नहीं कि कोई इलाज या दवाई हो, कभी कभी थेरेपी आपके दोस्त भी होते हैं, कभी बाहर आना जाना होता है, कभी कभी थेरेपी स्पोर्ट्स होती है, कभी खेल कूद थेरेपी बन रही होती है, जिससे हफ्ते में 3 दफ़ा अगर स्टडी करते हैं तो 3 दिन जो है वो एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ बहुत खेलें। ज़्यादा मुझे लगता ज़रूरी है उनसे जब आप फ्रेंड्स के साथ कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, जाके आप स्क्वॉश खेलें, क्रिकेट खेलें, कुछ भी खेलें फॉर दैट मैटर, तो आप एक बहुत ही ज़्यादा आप स्ट्रेस फ्री फिर ज़िंदगी गुजरती है। इस चीज़ को ज़रूर आप इस चीज़ को अहमियत दीजिए, क्योंकि ये आपकी अगर ज़हनी सेहत अच्छी नहीं होगी तो ज़िंदगी पूरी मफलूज हो जाती है। तो इसको प्लीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उनसे थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको लेके जाएंगे किचन में और देखेंगे क्या बन रहा है। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। वक्त हो जाता है किचन क्वीन का, चलते हैं किचन में। अस्सलाम वालेकुम शेफ नौरीन। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक है। बहुत मसनूई सलाम दुआ थी, जी। लेकिन चले कोई बात नहीं, इतना तो चलता है कभी कभी। क्या बता रही हैं आज आप? आज हम बना रहे हैं मुहर्रम है, ऑफ कोर्स, तो मुहर्रम के हिसाब से हम सोचा हलीम बना लें। तो Excellent. बीफ का हलीम मैं बना रही हूँ, आप लोगों के सामने मैं बनाऊंगी। कुछ चीज़ें हाफ डन कर दी हैं, वो मैं बता दूंगी। और एक हम बना रहे हैं मुहर्रम के हिसाब से बहुत स्पेशल शरबत है जो साबूदाना के साथ बनता है। ठीक है। तो एक हम शरबत बनाएंगे। जबरदस्त। तो सबसे पहले हम हलीम की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, हलीम के लिए मैंने क्या किया था, मैंने 1 किलो गोश्त लिया था बीफ का हड्डी के साथ, ठीक है। मैंने उसको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने इसको सेट असाइड, मतलब साइड पे रख दिया था। उसका यखनी जो ब्रॉथ था वो 4 गिलास था, वो मैंने अलग से रख दिया था। उसके बाद मैंने क्या किया, जौ लिया मैंने, ठीक है। जौ लिया, माश की दाल ली, मूंग की दाल ली, मसूर की दाल ली, चने की दाल ली। ये मैंने सबको एक कप लेके मैंने इनको एक साथ मिक्स करके मैंने भिगो दिया था। और गंदम, जो गंदम होता है वो मैंने 1/4 कप लिया था, ठीक है। वो मैंने दोनों सबको एक साथ मैंने भिगो दिया था। उसके बाद भिगोने के मतलब भिगो के रख दिया कि 1 से 1.5 घंटा, ताकि वो अच्छी तरह भीग जाए। इसके बाद मैंने इसका कोरमा बनाया हलीम का। हलीम का कोरमे के लिए मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने प्याज लाल करी, 1 बड़ी प्याज, उसको आप लाल करें ऑयल में। उसके बाद मैंने इसमें तेज़पात, ठीक है, और आपका जावित्री, जायफल, काली मिर्च, लौंग, तेज़ पत्ता, ये सारी चीज़ें मिलके मैंने इसको गोश्त के साथ मैंने इसको वो किया, आपका मसाले में प्याज में मिक्स किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो यखनी हमने ब्रॉथ बना के रखी थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी 2 गिलास, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह भूना, बिल्कुल जब ये बिल्कुल यकजान हो गया, बिल्कुल ड्राई हो गया, इसमें लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर, ठीक है, धनिया पाउडर और नमक एज पर योर टेस्ट, या मैंने सब डाल के मैंने इसको भून लिया। जब ये बिल्कुल कि गोश्त हमने उबला हुआ था वो बिल्कुल गल गया था, हमने हड्डी अलग कर दी थी। फिर हमने इसको बिल्कुल मसाले में बिल्कुल इसको हमने पका दिया, बिल्कुल ये मैशी हो गया, हमने इसको साइड पे कर दिया। फिर हम आ जाते हैं, जो हमने ये सब दालें वाले भिगो के रखी थी, हमने जो हलीम का जो प्रिपरेशन करना था, हमने इनको क्या किया, सारों को हमने पकाया, फिर हमने इसको ब्लेंड कर दिया, ठीक है। ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के बाद हमने उसमें जो बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा हो गया था हलीम की तरह, फिर हमने उसके अंदर जो ब्रॉथ था 2 गिलास जो रह गया था यखनी का, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। इसके अंदर ऐड करने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह पकाया। उसके अंदर मैंने नमक डाला, वही लाल मिर्च का पाउडर डाला, और आपका जो तेज़पात, सारे मसाले तो आपको पता है गोश्त में मैंने ऑलरेडी बना दिए थे, उसको सब मिक्स कर दिया था। फिर जब ये दालों को अच्छी तरह पका लिया, नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर डाला, उसके अंदर तेज़पात डाला, उसके मैंने पका के उसके बाद जो मैंने कोरमा ऐड किया था, बनाया था, वो मैंने हलीम के अंदर डाल दिया था, ठीक है। फिर मैंने इसको क्या किया, हलीम के अंदर डाल के मैंने इसको ब्लेंड, जो बीटर होता है आपका, हैंड बीटर होता है, उससे मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। ये देखें, इस तरह से ये ब्लेंड हो गया, सारी चीज़ें यकजान हो गई, मिक्स हो गया। और बस इसके बाद मैं अब इसमें ऐड करूंगी ये जो अदरक है, थोड़ी सी इसके पहले जाएगी, बाकी हम जो है वो खाने के साथ ऐड करेंगे ऊपर, ठीक है, जो हम स्प्रिंकल करेंगे। ये हमने थोड़ी सी ये वाली ऐड करी इसके अंदर। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हलीम की तो आप लोगों को पता ही है किस तरह से होती है, इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह होगी, ठीक है, जिस तरह ये है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम दूध के, इसके थोड़ा ये पकेगा, इसको थोड़ा पकने दें, हम सिमरिंग पे है ये। हम आ जाते हैं दूध के शरबत की तरफ। अच्छा, इसमें हमको चाहिए 2 गिलास साबूदाना को मैंने भिगो दिया था, धो के अच्छी तरह 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद मैंने 4 गिलास पानी में इसको पकाया और वो इस तरह का हो गया, ठीक है। इस तरह से हमें चाहिए साबूदाना, इस तरह से हो गया। फिर हमें इसमें चाहिए पिस्ते, बादाम, ठीक है, उनको मैंने बिल्कुल ड्राई उसमें ये मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था, पाउडर नुमा बना लिया था, ठीक है। इसमें चाहिए लाल शरबत, चीनी, और इसमें मैंने इलायची को जो बीज निकाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था अपने बादाम और पिस्तों के साथ, तो ये इसके साथ मिक्स है, ठीक है। और ये मैंने लिया था 1 किलो दूध को मैंने उबाल लिया। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, किधर गया वो, अब हमने दूध के अंदर क्या करना है, ये चीनी डालनी है हमने 4 टेबलस्पून, ठीक है, क्योंकि इसमें लाल वाला शरबत भी जाएगा तो चीनी हम थोड़ी सी कम ऐड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम इसका फ्लेम बढ़ा देते हैं। ये हमने इसमें चीनी ऐड करी, इतने हमारा हलीम भी पकेगा, तो फिर हम इसका तड़का बनाएंगे। तड़का मैं आपको बनाना बताऊंगी। इसके जो लवाजमात होते हैं, मतलब हलीम के, लाइक अदरक हो गई, आपका हरी मिर्ची हो गई, ठीक है, अदरक, हरी मिर्चें, लीमू, हरा धनिया, पुदीना,
ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी। अच्छा, मैंने भी इसमें चीनी ऐड की है, थोड़ा सा फ्लेम मैं इसका कम कर देती हूँ और साथ साथ मैं इसमें थोड़े से ये पुदीने के पत्ते करूँगी ऐड हलीम में, ठीक है। थोड़े से पत्ते इसमें ऐड हो गए हलीम में, 6 से 8। अच्छा जी, ये हम इसको पकाएंगे थोड़ा चीनी के साथ, फिर हम इसमें ये ऐड कर देंगे, ये जो हमने साबूदाना बना के रखा हुआ था ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने जेली भी डालनी है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की। मैंने अभी आई थी जब मैं अपने किचन में, तो मैंने थोड़ा उसको जमाने के लिए रख दिया है, वो फ्रिज में है, तो इसमें हम जेली भी ऐड करेंगे। जो फ्रिज में जेली है प्लीज़ मुझे ला दीजिए और बर्फ़ भी ला दीजिएगा। चलें जी, हमने साबूदाना इसमें ऐड कर दिया, अच्छी तरह इसको पकाएंगे। ये बहुत डिफरेंट सा बनता है, मतलब बिल्कुल बहुत मज़े का बनता है ये, स्पेशली मुहर्रम का ये बेस्ट और बहुत ही अच्छा ये शरबत है, ये आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसमें आप लोग चाहें तो चिया सीड्स जो होते हैं, तुक मलंगा, वो भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा साबूदाना के साथ ये बनाती हूँ, थोड़ा डिफरेंट भी बन जाएगा और अच्छा भी बनेगा। तो ये वाला हम इसमें साबूदाना में ऐड करे जा रहे हैं, उसको चलाते रहेंगे। थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होगी, ना शरबत की तरह इतनी कस्टर्ड नुआ गाढ़ा नहीं होगा, लेकिन जैसे शरबत थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा दूध का जो होता है, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। चलें जी, इतने ये पक रहा है, हम इसको और इसमें हम ऐड करते हैं ये साबूदाना, साथ साथ हम हलीम को भी देखते रहते कि नीचे से लगे नहीं, क्योंकि हलीम तो स्पेशलिटी होती है आपका मुहर्रम का। अच्छा, हमारे घर में तो क्या होता है कि हम लोग सारे एक जगह जमा होते हैं, लाइक माय मामू, माय खालाज एंड उनके बच्चे, उनके शौहर, सब लोग पूरी फैमिली, और फिर वो रात को 6-8 देगे पूरी चढ़ती है और फिर वो हलीम घुटता है, इतना मज़ा आता है। एक तो गैदरिंग भी अच्छी हो जाती है, सब एक सब मिल भी जाते हैं और सब अपना हंसी मजाक और बहुत मज़ा आता है, और साथ में हलीम भी पक रहा होता है। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक 7 o'clock 7:30 हलीम रेडी होता है, तो फिर सब मिल के आराम से हलीम नान के साथ एंजॉय करें या पराठे के साथ एंजॉय करें। वो पठान के जो पराठे होते हैं वो आ जाते हैं, उनके साथ फिर नाश्ता ज़बरदस्त होता है पराठों के साथ, और फिर हम सब इंजॉय करते हैं। अच्छा, इसमें मैं और डालूंगी, ये ऐड करते रहेंगे इसमें और चलाते रहेंगे आराम आराम से। ये हुआ। अच्छा, साथ साथ मैं इसके डालूंगी, ये लाल वाला शरबत है मेरे पास, ठीक है, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। ये इसके अंदर ऐड होगा 5 to 6 टेबलस्पून, ठीक है, ये हमने इसमें ये ऐड कर लिया। अच्छा, मैंने थोड़े से ग्लासेस को प्रेजेंटेशन कर दी थी, हल्का सा मैंने लाल वाला शरबत में डिप किया, फिर जो शुगर होती है आपके पास उसमें आपने उसको डिप किया, तो इस तरह का वो शेप बन जाता है, ज़रा प्रेजेंटेशन ज़रा अच्छी हो जाती है। चलें जी, ये हमारा हो गया। अच्छा, ये जो मैंने आपको कहा था इलायची, पिस्ता, बादाम जो मैंने ग्राइंड करके रखा था, थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में मैं इसके अंदर डालूंगी, बाकी मैं ऊपर से डालूंगी, ठीक है। चलें, इतने मैं ये पाउडर डाल रही हूँ जो हमने ग्राइंड करके रखा था इलायची का, बादाम और पिस्तों का। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं फिर हम आगे का प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैं शरबत बना रही थी, ठीक है, मैंने इसमें साबूदाना ऐड किया, लाल वाला शरबत ऐड किया, शुगर ऐड करी, ठीक है, फिर मैंने इसमें इलायची, बादाम और जो मैंने पिस्ते बनाए थे उनको ग्राइंड किया था वो मैंने ऐड किया और मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये इस तरह से हमारा ये शरबत रेडी हो गया, ठीक है। इधर हमारा हलीम भी रेडी हो रहा है, हो चुका है ऑलमोस्ट। हमारा जो है रेसिपी कार्ड चल रहा होगा, आप उसमें देख सकते हैं कि हलीम मैंने किस तरह बनाया, क्या चीज़ ब्लेंड करी, क्या चीज़ ग्राइंड करी, हमने क्या क्या डाले इसमें, जौ वगैरह क्या क्या ऐड किया, आप रेसिपी कार्ड देख सकते हैं। इसलिए कि हमारा ये हलीम भी ऑलमोस्ट रेडी है। मैं इसका बनाने जा रही हूँ तड़का, ठीक है, और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह होगी। मैंने इसमें अदरक ऐड किया था, थोड़ा सा कुतरा हुआ अदरक ऐड किया था, पुदीने के 8 से 10 पत्ते मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। चलिए जी, हम आ जाते हैं अपने तड़के की तरफ। इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, 1 कप हमने इसमें ऑयल ऐड किया है, ठीक है। थोड़ा सा ये गर्म होगा तो फिर हम इसमें अनियन, जो हमारे पास ये स्लाइस्ड अनियंस हैं, ये हमने करके रखी हुई थी, तो इसके अंदर हम ये ऐड करेंगे। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए हमारा ऑयल, हम चेक कर लेते हैं अभी, हाँ बस से थोड़ा सा हम ये हो गया, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं अपनी ये 1 से 1.5 प्याज मैंने इसमें स्लाइस करके ले ली थी,
ठीक है। और थोड़ी सी ये जो रेड होल चिलीज होती हैं इसमें डालते नहीं, लेकिन मैं इसमें डाल देती हूँ 3, 8 से 9, थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और थोड़ा सा हम इसको ये हिला देते हैं। इतने में अपना जो ये ड्रिंक हमने बनाया था शरबत लाल वाला मुहर्रम के हिसाब से सागुदाना के साथ, वो हम सर्विंग की तरफ आ जाते हैं। इतने हमारा ये भी पक रहा है। अच्छा जी, ये हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले इसमें ऐड की है ये ग्लव्स में पहनी हुई, हमने सबसे पहले इसमें ऐड की है बर्फ़, क्योंकि ये ठंडा ठंडा बहुत मज़े का लगता है ये शरबत। और जैसे गोले गंडे की बर्फ़ होती है इसी तरह हमने इसके गोला बना के हमने इसमें यूँ रख देना है। ठीक है, ये हमने इसमें बर्फ़ ऐड करी। इतने हमारा तड़का भी तैयार हो जाएगा जब तक हम इसका शरबत को हम सर्व कर देंगे। ठीक है, ये हमने इसमें डाला इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें क्या, ये हम हटा देते हैं यहाँ से। अब हमने इसमें क्या करना है, देखें स्ट्रॉबेरी जेली जो मैं आपको कह रही थी हमने ये बना के रखी थी, तो हम इसमें ये जेली ऐड करेंगे इस तरीके से। हर ग्लास में हमने ये जेली ऐड कर दी, बर्फ़ जेली, स्ट्रॉबेरी जेली ले लीजिएगा, इसको जमा लीजिएगा, क्योंकि लाल शरबत है तो हर चीज़ लाल लाल अच्छी लगती है। इसमें चाहे तो आप लोग ग्रीन और येलो वाली जेली भी डाल सकते हैं, एंटायरली अप टू यू, जो भी अवेलेबल हो। लेकिन ज़रा लाल शरबत हो तो फिर लाल जेली ज़रा अच्छा, इसका प्रेजेंटेशन ज़रा अच्छी हो जाती है और थोड़ा सा अपीलिंग, आई कैचिंग हो जाता है। चलिए जी, ये हुआ। थोड़े से पिस्ते बादाम जो मैंने ग्राइंड करके रखे थे इसके अंदर मैं यूँ डालूंगी। ठीक है, इस तरीके से। और अब ये जो दूध का शरबत है, ठीक है, ये हमने जो बनाया था, हम इसके अंदर ये पोर कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से पोर हो गया। देखिए ग्लास कितने अच्छे लग रहे हैं। कोई भी चीज़ आप प्रेजेंटेशन करें उसको इतना खूबसूरत बना दें, आई कैचिंग बना दें कि सब देखते पहले से वाह क्या खूबसूरत सी चीज़ है। ये आपका ये हो गया। चलें जी, हम इसको भी हम कर देते हैं इस तरीके से। ये आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत डिफरेंट सा बनेगा सागुदाना के साथ। ये शरबत डू ट्राई, थोड़ा डिफरेंट भी बनता है, बहुत मज़े का ये बनता है। और अच्छा, आप लोग चाहें तो गरम गरम भी आप लोग पी सकते हैं, ना डालें इसमें बर्फ़, नेसेसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप लोगों को ठंडा पीना है ठंडा पीजिए, गरम पीना है तो आप लोग गरम पीजिए, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि गरम ज़्यादा प्रेफर करते हैं शरबत, लेकिन गर्मियाँ हैं तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा ठंडा हो जाए। चलिए जी, ये हमने इसमें भी ऐड कर दिया इस तरीके से। ये हो गया। हम इसको भी आखिरी ग्लास हम इसको भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर। ये हमारा स्पेशल मुहर्रम का शरबत सागुदाना के साथ रेडी हो गया। चलें जी, आ जाते हैं हम अपने तड़के की तरफ। प्याज हमें बिल्कुल ब्राउन चाहिए, इसको थोड़ा हम ब्राउन करना है प्याज को। थोड़ा हम फ्लेम इसका हल्का कर देते हैं। कभी इतनी गैस आती है कि ना पूछें, और कभी इतनी गैस आती है कि चले जी, ये हमारा तड़का भी ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है, बस ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाए। हमारा हलीम भी रेडी हो गया। हम इसको थोड़ा सर्विंग बोल में ऐड कर देते हैं। हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। आ जाते हैं हम अपने इसकी तरफ। चले जी, हमने पहले से लीमू ये सारी चीज़ें करके ऑलरेडी रखी हुई थी। चले जी, हम इसको हलीम इसमें ऐड करेंगे, फिर हम तड़का इसके ऊपर से ऐड कर देंगे। वैसे मैंने ऑलरेडी ब्राउन करके रखी हुई है प्याज, बस ऑयल का हमें थोड़ा था कि गरम गरम इसमें तड़का जब जाएगा तो इसका और मज़ा दोबाला हो जाएगा। ये आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, शरबत भी और हलीम भी। और इसको आप लोग नान के साथ खाएं। अच्छा, मैं तो वैसे ही खाती हूँ क्योंकि डाइट कॉन्शियस लोग, आपको पता है, ना रोटी ना पराठा, तो आप लोग वैसे भी खा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को नान या पराठे के साथ खाना है तो वो नान, पराठा एंड चपाती के साथ भी, और पठान का जो पराठा होता है उसके साथ भी बहुत ये मज़े का लगता है। चलिए जी, हमारा ये हो गया। इसको भी हम सर्व कर रहे हैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखिएगा, ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है। एक बिल्कुल होता है बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा हलीम, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा पतला भी हो और गाढ़ा भी हो, क्योंकि इसको घोटना ऐसा। आजकल तो इतनी आसानियाँ हो गई हैं, आजकल इतनी आसानियाँ हो गई हैं कि ब्लेंड कर लिया हमने, ग्राइंड कर लिया, बीटर से हमने इसको बीट कर लिया, आराम से हलीम भी फ़ौरन घोट। लेकिन हम लोग जो घरों में बनाते हैं, लाइक देगें जो होती हैं, तो फिर उसमें तो पूरा घोटना लगता है, सब एक एक करके घोटते हैं, उससे एक अलग लुक आता है, उसमें एक अलग मज़ा आता है।
क्योंकि वो फैमिली इन्वॉल्व होती है सारी। चलें जी, ये हमारा हलीम रेडी हो गया, हम इसको यहाँ कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने तड़के की तरफ। ये हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। ठीक है, चाट मसाला हो गया और आपकी ये तली हुई प्याज इसमें आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, जो मैंने पहले से तल के और क्रश करके रख दी थी। लेमन हम थोड़ा साइड में यूं करके डाल देंगे और ऑयल जो हम ऊपर से डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया आ गया इस तरीके से, अदरक आ गई। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। और हम क्या करते हैं, ये भी हमारी ऑलमोस्ट ब्राउन हो ही गई है प्याज, तो हम इसको भी चलें इतने ये बस। अब मैंने क्यों कुछ नहीं करना, मैंने इसमें सिर्फ ऑयल डालना है। जो तड़का हमने बनाया था ऑलरेडी मैंने इसमें डाल दिया है। तो हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं देखते हैं असफर के पास कौन से गेस्ट हैं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं हर दिल अजीज़ डॉक्टर खुर्रम मुशीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, कैसे हैं आप? ठीक बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला शो के लिए। डॉक्टर साहब, एक लिस्ट है सवालात की जो कि हमारे कॉलर्स पूरे हफ्ते आपके लिए भेज रहे होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एक लिमिटेड टाइम होता है शो का जिसके अंदर हर किसी की कॉल कभी लगती है, कभी नहीं लग पाती है। डॉक्टर साहब, एक खातून है, इनका नाम है मिसेस शाइस्ता बेग, इस्लामाबाद से। इन्होंने पूछा है कि मैंने फेक लैशेस लगाई थी अपने किसी इवेंट पे जाने के लिए। वो लैशेस जब उन्होंने उतारी हैं तो उनकी जो अपनी लैशेस थी वो साथ उतर गई। बिल्कुल। अब वो कह रही है तकरीबन कोई 2.5 माह से वो कैस्टर ऑयल और इस तरह के हरबे कर रही हैं, लेकिन वो ग्रो नहीं हो रही। बिल्कुल। अच्छा, अब वो एक आंख उनकी थोड़ी सी ऑफ लगती है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, पहले तो मिसेस बेग को ये है कि एक तो विटामिन ज़रूर खाएंगी, बायोटिन वाले। ठीक है। पूरे बालों का ताल्लुक, आपके बाल, आपके आईब्रोज, आपके आई लैशेज, तमाम जो है बायोटिन बड़ा ज़रूरी है। आपकी हंसी की वजह से परेशान हो जाता हूँ थोड़ा। अच्छा, दूसरा ये है कि ऑयल कौन सा उधर थोड़ा तंग करते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑयल के लिए ये है कि बड़ा ज़बरदस्त सा ऑयल लगाएंगी। अच्छा, उसके लिए ऑयल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिर्फ कलौंजी का तेल, उसमें आप क्या करें, थोड़ी सी अजवाइन ऐड करें और उसको थोड़ा सा जला के आईब्रोज पे, आई लैशेस पे थोड़े से लगाएं। और अपनी डाइट में आप हाई प्रोटीन डाइट लें, बायोटिन का इस्तेमाल करें। जंक फूड तो आप डेफिनेटली कम खाती होंगी और स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो, बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विटामिन से कभी वेट नहीं बढ़ता। लोग समझते हैं कि जी विटामिन खाने से हमारा वेट बढ़ेगा। विटामिन से होती है वाइटैलिटी, यानी तवानाई, आपके अंदर एक जो एक्टिविटी रहती है। वेट बढ़ता है अगर आप जंक फूड खाते हैं या बेजा खाते हैं, वो जो हमारे यहाँ चिप्स खा रहे हैं, हर वक्त खा रहे हैं। सब चीज़ें खानी चाहिए मगर थोड़ा सा क्वांटिटी मेंटेन। अच्छा डॉक्टर साहब, हमसे ये तंजीला ने पूछा है, तंजीला ने हमसे पूछा है कि क्या सर शेव करने से, बाल मुंडा देने से बालों की क्वालिटी बेहतर होती है? देखिए, अगर आपके डैमेज हो गए, पर्मिंग आपने कराई, कोई एक्सेसिव कलर लग गया। खवातीन एक एज के बाद ऑफ कोर्स खवातीन कहाँ सर शेव कर सकती है? नहीं, देखिए, करना चाहिए नहीं, मतलब बिल्कुल एक तो करना चाहिए नहीं। और ये जो बड़ा कॉन्सेप्ट है, माएँ बच्चों के बार बार सर शेव कराती हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है उससे। आपको इसको बालों की ग्रोथ अच्छी हो, उसके लिए आप तेल लगाएं, बच्चों को अच्छी ग़िज़ा खिलाएं। अच्छा, और 3-4 महीने के बच्चे के तो बाल हल्के ही होंगे ना, वो माएँ बड़ी परेशान होती है। देखिए, ये अब्बा के भी हल्के बाल हैं तो ये बच्चे के, तो वो तो बच्चा एक ग्रोथ होता है, मगर बार बार शेव कराने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अच्छा सा तेल लें। देखिए, घर का एक रेमेडी बताता हूँ तेल की। आपको 3 तेल लेने, आंवले का इक्वल क्वांटिटी में 1 पाव तेल बनाया आप। ठीक है। 1/3 आंवले का, 1/3 मीठे बादाम का, 1/3 सरसों का गर्मियों में और सर्दियों में, और गर्मियों में नारियल का। इन तीनों के साथ ऐड करेंगे 5 चीज़ें, कलौंजी 1-1 चुटकी, अजवाइन, रतन जौ, मुलेठी जो ठंडक भी देती है, और उसके साथ ऐड करेंगे जी इलायची जो होते हैं, उसकी हरी इलायची के छिलके। तमाम को लिया, खूब पकाया, खूब मालिश करें। पकाएंगे पहले? पकाएं इसी तेल में? इसी तेल में सब चीज़ें, और खूब मालिश करें। और जहाँ पे आपके बाल कम है वहाँ थोड़ा रब किया करें।
तो आपकी ग्रोथ होगी। विटामिन अच्छे वाले खाएं। डॉक्टर साहब छोटे बच्चों को भी लगा बिल्कुल बिल्कुल हर कोई कर सकता है। अच्छा, और आप खूब ब्रशिंग करें। लकड़ी का कंघा मैं लाने वाला था, वो मैं लाया नहीं। जितना कंघा करेंगे आपके बाल गिरेंगे तो बहुत अच्छे, मतलब झड़ने नहीं चाहिए, मतलब रोजाना 100 से 150 बाल तो आपके गिरने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बालों की जो ग्रोथ है ये बिल्कुल 50-50 है कि ऑयलिंग भी होगी और कुछ ग़िज़ा भी अच्छी लेंगे? भाई देखिए, बिल्कुल सर सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी ग़िज़ा भी अच्छी हो, ऑयलिंग भी हो, स्ट्रेस और ये दोनों डॉक्टर साहब डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। बिल्कुल सारी अगर एक चीज़ नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं आएगा ना कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप अंदर से कमजोर हैं तो नहीं आएगा। तेल भी डालना बड़ा, और ये लोग कहते हैं अरे जी आप क्या कह रहे हैं, मेरे तो अंदर से इतना तेल आता है, तो वो तेल धोएं। वो तेल नहीं है, उस तेल को जमा नहीं करें, वो सीबम है ना, वो तो आपके अंदर की डेब्री है ना, तो आप उसको तेल को बाहर लगाएं, वो आपकी ग़िज़ा है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमसे ये आरिफा ने पूछा है लाहौर से कि मेरे बहुत ही फाइन हेयर है और बिल्कुल डेड स्ट्रेट फाइन हेयर है, मैं कभी स्टाइलिंग करती हूँ तो थोड़ा सा स्काल्प नजर आता है। उसको कवर करने के लिए अगर शेड लगाऊं तो फिर हेयर फॉल बहुत होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल आप लगा सकती हैं। उस दौरान आप ये काम भी तो करें। आपको देखिए मूली का तेल, वो बड़ा ज़रा डिफ़िकल्ट चीज़ है, ठीक है। आपको मूली का तेल बाज़ार से मिलेगा और उसके साथ 2 तेल मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ज़रा बड़े, और उसके साथ विटामिन देखिए, एक तो एम विटामिनो मैंने आपको बताई थी, वो थ्राइसडे खाएं, ठीक है। और एक मुर्गी के अंडे का तेल, थोड़ा स्मेली होता है, वो रोगन बेज़े मुर्ग के नाम से आता है, ठीक है, वो बेज़े मुर्ग, ठीक है, अंडे का तेल, ठीक है, और मूली का तेल, दोनों मिलाएं और खूब मालिश किया करें थ्राइस ए वीक। अच्छा, आप अगर आपको लगता है कि आपके गिलाफ वगैरह ख़राब हो रहे हैं, आप थोड़ा सा शावर कैप पहन लें रात को और हफ्ते में 3 दफ़ा 6-6 घंटे के लिए लगाएं, बहुत जल्दी ग्रोथ शुरू होगी। और सेकंड चीज़ ये कि कोई थेरेपी करवा लें, डॉक्टर के पास जाएं। पीआरपी मैं नहीं कह रहा, पीआरपी का इतना रिजल्ट नहीं है, आप मतलब हेयर थेरेपी करा लें, आप प्रोटीन के इंजेक्शन लगाएं। अब तो इतनी चीज़ें आ गई हैं। डॉक्टर साहब, एक नई चीज़ आजकल सुनने में आती है एक्सोसोम्स, जी जी जो कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। उसको बिल्कुल पीआरपी की कोई उसी की वही है, उसका नाम, जैसे आपने देखा होगा जब लेजर थोड़ा सा लोग डरना शुरू हो गए तो उन्होंने कहा जी वो एनडी याग है, वो ठीक आईपीएल है, तो वो सब एक ही नाम के वेरिएंट्स होते हैं ना। आरएफ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारा एक ही चीज़ है, उसके नाम बदलते हैं। अच्छा, अब तो लोग कहते हैं, मैं कल भी एक लड़के से मिला, उससे कहा मैं 3-4 सेशन कराएं पीआरपी में, कोई मतलब बहुत ही आपको थोड़ा आपके बाल अच्छे हैं ना, जैसे आपका स्टूडियोज अच्छा है, सेट हुआ है, उसकी थोड़ा फिनिशिंग हो सकती है, मगर आप उगाने के लिए पीआरपी में इतना वो इफेक्टिव नहीं है, इतना कारगर नहीं है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आज किस बारे में बात करें? जी सर, आज बड़ा सिंपल सी, कोई दवा नहीं है, सिर्फ घर की रेमेडी बता रहे हैं, जिससे आपके एक तो जो जिस्म पे जले हुए निशान, फोड़े फुंसियाँ, ठीक है, बर्न्स, कट्स, और जो ख़वातीन के और हजरात के चेहरे पे थोड़ा सा पिगमेंटेशन आ जाती है, घर की रेमेडी है। आपको मैं ब्लेंड तो नहीं करेंगे, मगर सिर्फ करके दिखा रहे हैं चीज़ें, ठीक है। अच्छा, क्या किया आपने, 1 से 2 चमचे चावल, ठीक है, चावल अच्छा पानी में डुबो दें, साफ़ करें तो ज़्यादा अच्छे, बिल्कुल नरम होंगे, ठीक है। 2 चमचे आपने चावल लिए, ठीक है, ये थोड़ा गर्म दूध है, और दूध लिया आपने तकरीबन 10 चमचे, ठीक है। 2 चमचे चावल, 3-4, तकरीबन 10 हो गया, ठीक है। और इसको आप ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे जी, हमने बिल्कुल चुटकी हमने पीसी हुई है फिटकरी, ठीक है, बिल्कुल चुटकी फिटकरी लेंगे, बिल्कुल देखिए एलम, बिल्कुल चुटकी, ज़्यादा नहीं वरना चेहरे पे बड़ी जलन होगी, ठीक है। थोड़ा सा अर्के गुलाब और ग्लिसरीन 1 चमचा, और ग्लिसरीन, ठीक है। चावल और 2 चमचे चावल आपने लिया, 10 चमचे दूध लिया, ठीक है। उसके साथ आपने बिल्कुल चुटकी फिटकरी डाली, अर्के गुलाब और 1 चमचा ग्लिसरीन, ठीक है। इनको ब्लेंड किया और आपको कुछ नहीं करना है, ये मिक्सचर बना के अच्छी तरह से आप कॉटन से ना इसको डैब करें पूरे चेहरे पे। अच्छा, चेहरा बिल्कुल बार बार बताता हूँ जी, कल भी आए थे एक साहब की गर्दन अलग है, चेहरा, गर्दन, गुद्दी, कान, हाथ, नकल्स, कोनियाँ। अच्छा देखिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं तो वो तो क्रीम लगाने की क्या ज़रूरत है, इंजेक्शन आप लगाते हैं तो आपकी पूरी बॉडी कवर्ड है ना। अभी भी हम लाइटों के दरमियान है, पोल्यूशन है, माशाल्लाह आपने देखा कितनी तरक्की, कराची की सड़कें कितनी खूबसूरत और साफ़ सुथरी। कल मैंने लाइव दिखाया भी था एक टेलीविजन पे ना, हाँ आपने देखा वो, अच्छा जी। तो उतनी उसकी आलूदगी सब मिल के इतनी बर्बादी हो जाती है कि आपको क्रीम लगाना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी स्किन जो है डैमेज वो
क्लियर हो। तो ठीक है, वो लगाना ज़रूरी है, ये लगाएं। अच्छा, पानी खूब पिएं, दूध पिएं, और जंक फूड भी आप खाएं, ऐसा नहीं है। जंक का मतलब हम लोग अंग्रेज़ी का वर्ड है ना, तो बड़े मुतासर हो जाते हैं। अगर होता कि कचरा खाना, कबाड़ खाना, तो फिर हम लोग नहीं खाते, मगर जंक है क्योंकि वो अंग्रेजी में है, तो जंक है तो जंकी है, तो वो बड़ा एक ना वक्त हो जाता है ख़वातीन हज़रात एक ब्रेक का। डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं तो कॉल करने के लिए नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। हम मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम रशीद मौजूद हैं और डॉक्टर साहब आज बता रहे थे कि अपने चेहरे को आप कैसे तरोताज़ा रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोग हैं हमारे यहाँ थोड़ा सा ट्रेंड होता है कि कोई भी चीज़ अगर पता चल जाए उसको एक्सेसिवली इस्तेमाल करने का बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्टीम लेना चेहरे के लिए बहुत बेहतर है। कुछ लोग समझते हैं कि इतनी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल पोर्स खुल जाते हैं। नहीं, कोई पोर्स नहीं खुलते। देखिए, एक तो पोर्स आपके होने चाहिए, ठीक है। आपके घर में वेंटिलेशन होनी चाहिए कि जी हम पूरा कमरा बंद रहे, खिड़कियां होनी चाहिए कि आप मतलब हवा पास होनी चाहिए। इसी तरह आपके पोर्स खुले होते हैं तो आपकी स्किन से जितना पॉइजन्स हैं, आप जिम जाते हैं फिर तो पसीना आता है, पोर्स नहीं होंगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल बर्स्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। पोर्स खुले होते हैं मगर वो नुमाया ना हो, तो हर चीज़ एक तनासब से होती है। स्टीम आप लें, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लें। डॉक्टर साहब, किस फ्रीक्वेंसी में लें? मेरे ख्याल है ट्वाइस अ मंथ काफ़ी है। ट्वाइस अ मंथ, हफ्ते में नहीं, 2 हफ्ते में एक दफा। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग स्टीम लेते हैं बिल्कुल एक थोड़ी सी करीब जाके स्टीमर से। हाँ। कुछ लोग स्टीम रूम्स में चले आते हैं। वो तो देखिए बहुत ही अच्छा है, आपकी पूरी बॉडी बड़ी एक्टिवेटेड होती है। वो मौका मिले तो क्या बात है, स्टीम रूम का ना बहुत अच्छा है। मगर आप घर में भी एक बोल में लेके मतलब तरीके से ले सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक बड़ा खवातीन में कॉन्सेप्ट हो गया है जी, अब जिम नहीं है तो वजन कम नहीं होगा। भाई जिम में थोड़ी होता है, आप यकीन करें, मैं खुद जिम में जाके देखता हूँ, अक्सर लोग आए ये शूज़ और ये मोबाइल और ये कपड़े, और फिर बैठे रहेंगे मोबाइल पे। 15 मिनट वो गुजरे, फिर उन्होंने एक चक्कर लगाया थोड़ा सा, फिर पानी पिया, फिर 15 मिनट वो गुजरे, फिर करके 1.25 घंटा तो वही हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने एक आध हाथ पैर मारे और उसके बाद यार ये जिम बेकार है, कुछ हो ही नहीं रहा। अब जिम में कोई जादू थोड़ी है कि आपके अपने अंदर मोटिवेट, आप जान मारेंगे तो कुछ होगा ना। इसी तरह से आप क्रीम लगाते हैं, कोई चीज़ करते हैं। अच्छा, हर एक की जो जीन्स ना, जेनेटिकली आपकी जीनियात बड़ी मुख्तलिफ है, हर एक का एक रिजल्ट थोड़ी आएगा। भाई क्लास में अक्सर 40 बच्चे हैं, ठीक है, एक का रुझान कुछ और है। ये सारे बच्चे तो सब बच्चे कैसा तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मगर कोई किसी चीज़ में बड़ा एक्सेलेंस होगी उसकी। मतलब हर कोई एक साथ तो नहीं होता दुनिया में, मगर आप अपने आप को जिस चीज़ का शौक है वो ज़रूर करें, आप पूरी डेडिकेशन के साथ करें, रिजल्ट ज़रूर आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अनीला ने कराची से पूछा है जी कि इनका बेटा है, तकरीबन उम्र है उसकी 7.5 साल, और पैदाइश से अब तक चेहरे पे एक बर्थ मार्क है जो कि दिखने में ऐसा लगता है कि बर्न हुआ है, लेकिन वो बर्न नहीं, वो पैदाइश से है। उसके लिए क्या रेमेडी करें कि वो गायब हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, देखिए 5-6 नीवस के डॉक्टर साहब ऐसा होता है? बहुत होते हैं बहुत मार्क। बिल्कुल, जैसे एक तो अक्सर होता है कि स्ट्रॉबेरी नीवस होता है, स्ट्रॉबेरी की तरह बना होता है, बिल्कुल लाल, ठीक है। कभी बिल्कुल वाइट निशान होता है, लोग समझते हैं कि जैसे फुलबेरी, मछली और दूध का हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना वो, या फिर एक छोटा सा पोर्शन होता है, बेचारी लड़कियों के भी होता है, ये बड़ा पिगमेंटेड और उसमें बड़े बाल होते हैं, ठीक है, बिल्कुल जैसे कि बीस्ट की तरह ना, जो हम एक तस्वुराती कार्टून टाइप होता है, तो उस तरह वो तो ये होता है। तो उसका ये इशू है कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। लेज़र अभी नहीं होगा, बहुत छोटी उम्र है, उसके हिसाब से देखें क्या थेरेपी है, क्या क्रीम दे, तो बहुत अभी से ख्याल करें तो ये बेहतर। मगर बिल्कुल गायब होना तो बहुत मुश्किल है, उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी ही होगी। अगर आप बिल्कुल चाहते हैं कि बिल्कुल गायब हो, तो वो अगर छोटा सा है तो वो तो कॉम्पनसेट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं तो बिल्कुल मुकम्मल बड़े लेवल पे आ जाता है। मगर देखिए, एक बिल्कुल आपका बड़ा ही अच्छा सवाल है सर, छोटे छोटे चीज़ों के लिए अक्सर खवातीन का जो बड़े मनीड होते हैं उनका बड़ा रुझान होता है, तो नहीं, क्योंकि उसमें जब आप करते हैं थोड़ी एलिवेटेड भी होता है वो, उसमें सिलवट भी तो आती है ना, तो आप छोटी चीज़ के लिए कराएंगे तो वो छोटी चीज़ को ख़त्म करने के लिए बड़ा आएगा। अगर कोई बहुत ही प्रोमिनेंट है, आपके चेहरे पे डिफॉर्मिटी है, अच्छा नहीं लग रहा, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा उस पर। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के चेहरे पे जी बर्थ मार्क होता है जो कि एक प्लेन ब्लैक पैच होता है,
कभी जिस तरह एक बड़ा सा काला सा एक धब्बा होगा, एक टीके की तरह जो होता है, बिल्कुल उसको बिल्कुल। डॉक्टर साहब कैसे गायब कर सकते हैं? देखिए जो बर्थ मार्क अगर बर्थ है मार्क की। तो देखिए नहीं, वो तो देखिए बड़ा मुश्किल है, थोड़ा मेडिकेशन होती है, क्रीम उससे बहुत बेहतर हो जाएगा, मगर या तो थेरेपीज होंगी एज के हिसाब से, ठीक है, या फिर कुछ क्रीम्स होती हैं, विटामिन से बहुत फर्क पड़ जाता है। कॉस्मेटिक कैमोफ्लॉज भी होता है किसी हद तक, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है किस तरह का मार्क है, कितना पुराना है, क्या इंटेंसिटी है आपकी जीन्स में है, किस तरह से, तो उसको बिल्कुल ट्रीटेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई issue है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब हमसे ये मिसेस तारिक ने पूछा जी। है इस्लामाबाद से, मेरी उम्र है तकरीबन 43 इयर्स की खातून है और पूछती है मैं शादीशुदा हूँ, मैरिड हूँ, आई हैव किड्स, बीन मैरिड फॉर ऑलमोस्ट 29 इयर्स नाउ, मेरे बॉडी पे बेइंतहा हेयर ग्रोथ है। हेयर ग्रोथ है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक तो ज़रूर उनका चेकअप करना पड़ेगा कि उनके तमाम सिस्टम्स, उनके तमाम हार्मोन्स बड़े बैलेंस्ड हैं नहीं, ठीक है। उसके हिसाब से आप क्या करें, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल डॉक्टर आपको बताएंगे 3 टाइम्स अ डे इवनिंग प्रिमरोज ऑयल के आप कैप्सूल लेंगे, आधा कप दूध के साथ, दूध गाढ़ा नहीं हो, बिल्कुल पतला छाछ, चुटकी हल्दी और साथ में 1 चमचा सनफ्लावर सीड्स जो कि ओमेगा 3 होते हैं, ठीक है, वो आप खाएं। अच्छा बॉडी पे आप क्या करें, उपटन कोई लें अच्छा सा, उसका वो करें। इसके अलावा आप थेरेपी, एक ब्लैक पाउडर थेरेपी, मैंने कभी मौका हो तो इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में ज़रूर करेंगे, तो ब्लैक पाउडर थेरेपी से भी बड़े बालों की ग्रोथ खत्म होती है। अच्छा नो मैटर, आप देखिएगा अक्सर लड़कियां कराती हैं, लड़के करा लें चलता है, नो मैटर हम लोग कितने फेयर हैं, कितने डार्क हैं, कितने गंदुमी हैं, अगर एशियाई जीन्स है तो आपकी पिगमेंटेशन ज़रूर आती है, तो कोशिश करें कि जी लेज़र को थोड़ा सा अवॉइड करें, लेज़र को अवॉइड करें। एशियाई जिल्द पे वो नहीं, IPL और ND-YAG और वो सारा एक ही नाम है जी। अच्छा जी। डॉक्टर साहब जी। ये जो लोग अपने एक चेहरे पे PRP करवाते हैं, जी। इंजेक्शन लगवाते हैं चेहरे के ऊपर, हाँ। और चेहरे पे कभी कभी विटामिन C के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, डॉक्टर साहब उसका कितना ज़्यादा असर होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल बुरा नहीं है, वो अच्छी चीज़ है, आपको लगवाने चाहिए, उससे आपके थोड़ा सा, मगर एक तनासुब में कहाँ से लगवाने देखिए हैं। डॉक्टर साहब वो कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा अगर किसी ने देखिए लगवाया लॉन्ग तो? लास्टिंग तो नहीं है वो, आपको उसको देखिए मेंटेनेंस है ना, वो आपको वंस अ मंथ, अगर एक दफ़ा आपका हो गया तो वंस अ मंथ तो आपको करना ही चाहिए उसको। चलो कभी 45 डेज हो जाए, मगर ये अच्छा लोग अक्सर सवाल करते हैं मैं ये 3 सेशन ले लूँगा / ले लूँगी तो क्या ये कभी ख़राब नहीं होगा? ऐसा हो नहीं सकता। आज जो आप हैं, मतलब 5 साल तो बहुत आगे की बात है, 2 साल बाद आपके अंदर चेंजेस आ रही हैं ना, उसको मेंटेन तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, मगर आप मेंटेनेंस करें अच्छा सही जगह से। भाई नेट से आपने मंगा ली चीज़ें, खुद लगा ली, सैलून से लगा लिया, फिर वो कोई मोहल्ले की खाला, मतलब इतने हो गए अब तो। अच्छा कोई इस तरह के वो सेंटर्स खुल गए, वहाँ पे कोई खातून रेडियोलॉजिस्ट हैं या फिर कोई अल्ट्रासाउंड करती थी, उन्होंने कहा ये मशीन भी चला लेती हूँ मैं, सिलाई मशीन समझ के, तो मशीन से कुछ नहीं होता, उसके पीछे गन से कुछ नहीं होता, एक पेन से कुछ नहीं होता, पेन के पीछे दिमाग क्या है, ठीक है, पेन तो है किसी को भी पकड़ा देना, बंदर भी पकड़ के खड़ा हो सकता है, इसी तरह मशीन भी कोई भी लेके खड़ा हो सकता है। लोग जाते हैं। अच्छा मैंने कहा कि वो आप गए थे, वो कौन थे, डॉक्टर थी? डॉक्टर तो शायद नहीं थे, मगर उन्होंने ट्रीटमेंट किया, किसी ने सुर सीखा हुआ नहीं, क्लासिकल नहीं है, वो फरीदा खानम से अच्छा गा लिया, हो सकता है आपको 2 मिनट के लिए अच्छा लगे, मगर मुश्किल है। साहबात से आप गिने ने पूछा है कि इनकी उम्र तकरीबन 22 साल है, एक इनका बेबी है, हाँ। और कहीं बच्चे की पैदाइश के बाद तकरीबन पूरे लोअर एब्डोमेन पे सिवियर स्ट्रेच मार्क्स, जिसकी वजह से मैं साड़ी नहीं पहन पाता। ओह बहुत ही बड़ा उनका ये, बहुत ही अच्छा। क्या नाम है उनका? आपकी ने नाम भी बड़ा उनका डिफरेंट है। अच्छा मैं साहब की ने आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त बता रहा हूँ, एक कॉम्बिनेशन है, खूब मसाज कीजिएगा और इस्लामाबाद में किसी डॉक्टर से मिलें और आप उनसे ऑक्सीजन थेरेपी कराएं, ठीक है, बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा आपको 3 आप इस्लामाबाद जाएं, डी वॉटसन पे जाएं, उनसे कहें मुझे एक 20 ml का कोलेजन एंड इलास्टिन लोशन, कोलेजन इलास्टिन लोशन, ठीक है, वो लेकर आइएगा। उसके साथ आप 2 ट्यूब लेंगे हिरुडॉइड जेल, HIRUDOID हिरुडॉइड जेल, ठीक है, और उसके साथ ऐड करेंगी आप तकरीबन 2 ml स्वीट आमंड ऑयल, ठीक है, और उसके साथ आपने 2 ml ही लेंगी, एक लोशन आता है रेसिक्राइनॉल,
ठीक है, फिर से बताता हूँ। आपने क्या किया, 20 ml आपने कोलेजन इलास्टिन लोशन लिया, 2 ट्यूब आपने लिए हिरोडोइड जेल के, आपने रेसोक्राइनॉल और आपने उसके साथ ऐड किया थोड़ी सी क्वांटिटी में स्वीट आमंड ऑयल। ठीक है, मिक्सचर बनाया, खूब अच्छी तरह से बेली पे मसाज करें और किसी एक टाइम पे आप स्लिमिंग बेल्ट भी पहने। ठीक है, तो उससे अच्छी तरह पेनिट्रेशन होगी, ऑक्सीजन थेरेपी कराएं और आप एक विटामिन ज़रूर खाएं जिसके अंदर क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट हो। ठीक है, तो बड़ा एक बॉडी भी बड़ी शेप में आएगी और आपके मार्क्स भी जाएंगे, बहुत अच्छा उसमें इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। साइमा जी, अस्सलाम वालेकुम साइमा। मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरी बेटी के ऊपर इसका लेजर ट्रीटमेंट शुरू किया है जी, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा बालों का? तो मेरे 3 से भी बहुत ज्यादा बाल हैं, वो तार के सफेद हो गए लेकिन खत्म नहीं हुए, इसका कोई हल है? अच्छा, वो अपर चिन पे हैं आपके, जो है कहाँ पर है आपके बाल ज्यादा? चिन पे और अपर लिप पे और चिन पे है। ठीक है, अच्छा देखिए मैं साइमा, नो मैटर, अभी मैंने आपको बताया, आप गूगल भी करें इसको, लेजर इन एशियन स्किन, एशियाई जिल्द पे लेजर के साथ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर बाल सफ़ेद हो जाते हैं वो तो बिल्कुल लेजर काम करता ही नहीं है वाइट बालों पे। ठीक है, उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सी चीज़ है, एक तो आप उपटन कोई लें, ठीक है, जो जिसके अंदर चांदी का सिल्वर नाइट्रेट का एक्सट्रैक्ट हो। आपने एक कटोरे में उपटन लिया रोज़ाना, उसमें दूध, लैक्टिक एसिड और अर्के गुलाब मिलाया और पूरे चेहरे पे लगाया, उसको अच्छी तरह से स्क्रब किया एवरीडे। ठीक है, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल ट्वाइस अ डे खाएं और ब्लैक पाउडर थेरेपी पूरे पाकिस्तान में कोई अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं जहां आप रहती हैं, वो करवाएं, उससे ग्रेजुअली कम होंगे। और थोड़ा सा कोशिश करें कि आपको, वही आपकी जो बात करते हैं, थोड़ा सा आपके लेवल्स जो है ना कॉर्टिसोल के, जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, एंजाइटी की तरफ ले जाते हैं, वो डाउन होने चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में ना मैग्नीशियम, ठीक है, ट्वाइस अ डे उसके साशे आते हैं वो लिया करें और इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बाल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर खुर्रम बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपके लिए कॉलर है तस्नीम लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, मेरे मुंह पे बहुत डार्क सर्कल है और छाइयां हैं और मेरे पोर्स भी बहुत ओपन है जी, और मेरा रंग इस वजह से बहुत डल हो गया और चेहरे पे ऐसे बदनुमा धब्बे से दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं डॉक्टर साहब से चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसी क्रीम या बताएं कुछ लगाने के लिए जिसकी वजह से मेरा स्किन साफ हो जाए। बिल्कुल बेफिक्र है, मैं आपको खाने का और लगाने का दोनों चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आप कागज़ कलम, मोबाइल फ़ोन, तमाम प्लेयर्स वगैरह ओपन रखें और रिकॉर्ड करें। अभी आप सुनिए ना, मैं सब बताऊँ, फिर हमें 14 दिन में बताइएगा इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा, मिस कह रही हैं बिल्कुल मेरा यूनिटोन स्किन नहीं है, ये मसला जो है, एक तो स्किन यूनिटोन नहीं है, दाग धब्बे हैं चेहरे पे, हल्के हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो आप सुबह शाम एक एक टैबलेट खाएंगी, एक एक गोली खाएंगी, एनग्रेन, ENGRAN, पतले दूध, एक गिलास पतले दूध छाछ के साथ, ठीक है, उसमें डालेंगी चुटकी हल्दी। अच्छा, अब चेहरे पे आपको लगानी है 4 क्रीमें, लिखें, और ये फार्मूला नहीं है, वो जो लोग ना 4 क्रीमें फार्मूला मतलब नहीं, एक लेंगी आप डर्मोक्विन 2%, DERMOQUINONE 2%, उर्दू में भी लिखती जाए, ठीक है, एक ट्यूब आपने वो डाला, उसके साथ आप डालेंगे फ्यूसिल B, एक ट्यूब वो ही, ठीक है। थर्ड आप उसके अंदर ऐड करेंगे जी प्रोवेट G, PROVATE, प्रोवेट जी, और उसके अंदर आप डालेंगी जितनी क्रीम आपने डाली है तीनों, उतनी ही क्वांटिटी में विटामिन C का सिरप, ठीक है, चारों मिक्स किए, एक आपने अपने फ्रिज में रख दिया, और जब भी आप लगाने लगे एक काम करें, आपने पूरे चेहरे पे लगाया, लगा के आप बाहर भी जा सकती हैं, मेकअप कर सकती हैं, किचन में जा सकती हैं, सनस्क्रीन भी इसके अंदर एडेड हो गया, रात में लगाएंगी। और एक काम आपको करना है, नहाने से पहले आधे घंटे के लिए लगाएं, और थोड़ा सा ना इसके अंदर शुगर केन एक्सट्रैक्ट यानी गन्ने का रस आप अच्छी तरह से कॉटन से डैब करें, और हाफ एन आवर के बाद उसे, जैसे बच्चों के मैल होता है उस तरह उतार दें, फिर शावर लें, और आप देखिए कितनी जल्दी पिगमेंटेशन सही होगी। और आप फ्रूट पीलिंग ज़रूर कराएं, बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। हमारे साथ है हिना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, क्या सवाल है आपका? जी, ये मेरी बच्चियाँ हैं दोनों, एक है 4.5 साल की और एक जो है तकरीबन 1.5 साल की है ना, इनके बाल बहुत पतले हैं,
तो मैंने कहते हैं कि 2-3 दफा जैसे बाल उतरवाए हैं तो आ जाते हैं या घने हो जाते हैं, तो मैंने करवाया लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो उस दिन तेल भी इन्होंने बताया, मैंने कुछ लिखा है, कुछ रह गया था, जैसे जल्दी डॉक्टर साहब बोलते हैं तो वो मिस हो जाता है। हाँ। तो ये पूछना था, और ये पूछना था कि ये बच्चियां मेरी हुई ऑपरेशन से, तो मेरा पेट थोड़ा बढ़ गया, हैवी हो रहा है, इसको कम करने के लिए जी कुछ बता दो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई मैं सुना है, पहली बात ये कि मैं भी आराम से बता रहा हूँ, खुदारा आपको बार बार इल्तिजा की है दरख्वास्त, रिकॉर्ड कर लें, प्रोग्राम चल रहा है। अब जब आप लिख रही होती है ना, हम लोग टेलीविजन कर रहे हैं, आप पेन से एक एक चीज़ देखिए, इमले का प्रोग्राम तो नहीं है, थोड़ा सा आपको फुर्ती दिखानी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा शो यूट्यूब पे भी, यूट्यूब पे अवेलेबल, अब 2 घंटे के बाद यूट्यूब पे आज से मैं एक जब पहले टीवी ऑन करते थे तो मैं कहता डीवीडी प्लेयर कर ले, अब तो यूट्यूब पे आ रहा है, हर दूसरे दिन में अपनी वीडियो देख के रिपीट भी होता है उसके अलावा आप रिकॉर्डिंग, जब आपका अपना काम है तो थोड़ा तंदही करना ना, कि ये थोड़ी कोई हलवा पक्का वो आपको खिलाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता लाइफ में, थोड़ी मेहनत करें, ठीक है। और आप टीवी देखती हैं, अपनी रिकॉर्डिंग आप कर लिया करें, आपको ध्यान दें कि मैंने वो प्रोग्राम देखा था असफर रहमान का, वो वाला शो था, उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे खुद नहीं निकलता, पड़ोसन से निकलवा लें, ठीक है। अच्छा आप लिखें तेल, बहुत ही आराम से बताता हूँ, इससे हम कर नहीं सकते, इससे ज़्यादा में इजाज़त नहीं है, और भी ट्रांसलेशन आगे जानी है, ठीक है। लिखें जी, एक हो गया 1/3 आंवले का तेल, ठीक है, 1/3 मूली का तेल, और 1/3 लेंगे इसमें मीठे बादाम का तेल। तीनों को इक्वल क्वांटिटी में मिला के एक बोल में, एक प्याले में, एक उसमें अच्छी तरह से हमने रख लिया। उसके अंदर आप डालेंगे जी 1 चुटकी मीठा सोडा, जो खाना पकाने में डालते हैं, ठीक है। और उसके साथ डालें 1 बड़ा चमचा भर के कलौंजी, बस इसको खूब पकाएं, बच्चियों के तेल सर पे खूब मालिश करें, और लकड़ी के कंघे से उनका किया करें। एक शरबत पिलाएं बच्चियों को, वाइडलिन एल, ठीक है, VIDELIN, वाइडलिन एल, सुबह शाम 1-1 चमचा दूध के साथ, और दही खिलाया करें, मिल्क शेक पिलाएं, पालक का इस्तेमाल करें, लोबिया, चने छोले। और ये बार बार शेव तो नहीं कराएं ना, बच्चियों को भी तकलीफ होती है, और इससे कुछ नहीं होता, ये एक ख्याल, एक मिथ है, ठीक है। अच्छा आपका पेट बहुत बढ़ गया, ठीक है, पहली बात तो ये कि आप रोज़ाना बैठ के ना पोछा लगाया करें एक कमरे में, ठीक है। मासी आती हो नहीं हो, कोई घुटनों में दर्द हो, कुछ नहीं, आपको छोटे कमरे में बैठ के पोछा लगाना है, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप रोज़ाना रात को सोते हुए 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चमचा क्रेमेफ्रिन, CREMAFFRIN, ठीक है, और पिया करें। और सुबह को आप नहार मुँह एक डिटॉक्स वाटर बनाएंगी, जिसके अंदर होगा थोड़ा सा कलौंजी, अजवाइन, थोड़ा सा नींबू का रस और नारियल का पानी, ठीक है, ये आप पिया करें। और पेट पे लगाने के लिए आप क्या करें, कोई अच्छा सा विटामिन ई का मॉइस्चराइजिंग लोशन लें, ठीक है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबिक जेल, ठीक है, दोनों मिक्स करें, पूरे पेट पे लगाएं, बेल्ट बांधा करें, पोछा लगाएं, और वर्जिश करें, थोड़ा वॉक किया करें। खाने में देखें कि वो तो हुआ था डिलीवरी के बाद भी, मगर खाने में चिकनाइयाँ और रोटियाँ और सालन अगर हैं, थोड़ा सा हाथ रोक के बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कैलोरी डेफिसिट पे आपको जाना पड़ता है। कैलोरी डेफिसिट पे तो आपको ये बड़ा सही टर्म में जाना पड़ेगा। अच्छा देखिए, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अक्सर खबर ये लाखों में एक को होता है कि मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने 1 पापा खाया, मैंने सिर्फ सूखी चाय पी, 1 खीरा खाया, सूखी दाल, आधी रोटी, और मेरा वजन बढ़ा है। वो तो जिनका साया हो तो वो एक अलग बात है, आप मौलवी साहब से पूछिएगा उस बारे में। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुझे सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने बिज़ी स्केड्यूल में से हमारे शो के लिए वक्त निकालते हैं, और हम अपनी ये भरपूर कोशिश करते हैं ख़वातीन और हज़रात कि मज़हब को लेके बहुत सारे लोग हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। और आपको पता है आजकल की ज़िंदगी में जो पेरेंट्स भी हैं वो बच्चों को अंग्रेज़ तालीमात बहुत सारी दिला रहे होते हैं, और सारी चीज़ें अपने स्कूलों पे बच्चों के छोड़ देते हैं कि बस स्कूल से जो बच्चे ने सीख लिया वो सीख लिया। हमें ज़ाती तौर पे भी वालिदैन होने की हैसियत से भी बच्चों के जो मज़ाहिब के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करना चाहिए, उनके अंदर थोड़ी सी एक टॉलरेंस लानी चाहिए, उनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं अपने मज़हब इस्लाम को लेके क्लियर करने चाहिए। इसीलिए हम हमेशा मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब को दावत देते हैं, और बहुत ही मशकूर हैं मुफ्ती साहब आपके कि आप वक्त निकालते हैं हमारे लिए। मुफ्ती साहब, एक सवाल है, बेइंतहा सवालात आपके लिए आए हुए होते हैं। एक सवाल है, अगर मैंने अच्छा ये हमसे पूछा है मिसेस एहतशाम ने, पूछती है कि अगर मैंने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा है
और 11 को रोज़ा ना रख सकूं और 9 मुहर्रम को भी रोज़ा ना रख सकूं तो शरीयत का इसमें क्या हुक्म है? क्योंकि मैंने सुना है कि 10 मुहर्रम को यहूदी भी रोज़ा रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आप मुझे दीन पहुंचाने का मौका फराहम करते हैं। अल्लाह ताला आपकी इस काविश को कबूल फरमाए। बड़े ही बाबरकत लम्हात हैं, अय्याम चल रहे हैं और अहादीस तय्यबा में कुरान पाक में वलयालिन आशर कुरान ने फरमाया 10 रातों की कसम। तो उलमा ने फरमाया कि 10 रातों से मुराद शुरू मुहर्रम की 10 रातें हैं और इन अय्याम के फ़ज़ाइल अहादीस तय्यबा बयान किए गए। चलते सवाल की तरफ, सवाल बड़ा अहम तरीन है। देखिए, याद रखें कि शरीयत मुताहरा ने सिर्फ रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए, लेकिन हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती मैंने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रमज़ान के बाद अगर किसी महीने का रोज़ा रखते हुए देखा है तो वो मुहर्रम के महीने सबसे ज़्यादा कसरत से और पाबंदी से हुजूर ने किसी महीने के रोज़े रखे हैं तो वो मुहर्रम शरीफ के रोज़े हैं। अब रही बात आशूरा के रोज़े की और कहा कि यहूदी रखते थे, बात यही दरअसल ये है कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए ना तो आपने देखा कि यहूदी रोज़ा रखते हैं। बिल्कुल सही सवाल किया उन्होंने कि यहूदी रोज़ा रखते हैं, उस ज़माने में भी रखते थे और ज़माने जाहिलियत के अंदर भी इस दिन की बड़ी ताज़ीम आशूर के दिन की जाती थी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूदी से पूछा कि तुम इस दिन रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा कि यही वो दिन था कि जिस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उनकी कौम को फ़िरऔन के जुल्म से निजात दी थी, तो उसके तशक्कुर में और शुक्राने में हम रोज़ा रखते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि यहूदी रोज़ा रखते लिहाजा हम नहीं रखेंगे, क्योंकि रोज़ा तो इबादत है अल्लाह की। तो हुज़ूर ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के करीब हम तुमसे ज़्यादा हैं, तो लिहाजा हम ये एक रोज़ा रखते हैं, हम 2 रोज़े रखेंगे। अच्छा, ठीक है, एक बात। दूसरा ये कि जब शरीयत ने वाजिब नहीं किया है, अफजल तो ये है, उलमा ने लिखा कि 2 रोज़े रखे जाएँ, 9-10 का रख लें या 10-11 का रख लें, लेकिन अगर कोई एक रोज़ा भी रखता है तब भी इंशाल्लाह उसको सवाब मिलेगा। मुफ्ती, लेकिन ये अपनी ज़ाती नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, ये 2 रोज़े रखना फ़र्ज़ है? मैंने आपको अर्ज़ किया ना, फ़र्ज़ नहीं है। पहला रोज़ा रखना भी फ़र्ज़ नहीं है, नफल मुबारक है, ज़ाहिर सुन्नत मुबारक होगी। अच्छा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं रखेंगे तो गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं है। बल्कि मैं एक बात आपको अर्ज़ कर दूँ, आम तौर पर होता है कि अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह शब बारात का रोज़ा रखते हैं मुसलमान, शब मेराज का रोज़ा रखते हैं, शब मेराज आती है तो इसी तरह आशूरे का रोज़ा रखते हैं। अच्छा, बाज़ों का ऐसा होता है कि बाज़ लोग नहीं रोज़ा रख पाते, वैसे उनकी तबीयत नहीं होती, बोलते बस सिर्फ रमज़ान के रोज़े रखेंगे, या बाज़ औक़ात वो रोज़ा उन आजमाइश होती है उनके लिए, तो वो अगर 10 मुहर्रम को खाए पिए ना तो जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ होता है ना उनको अजीब नज़रों से देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। भाई, आपको किसने इख्तियार दिया कि जब शरीयत ने उसको इजाज़त दी है तो आप रोज़ा रखें। देखिए, मैं अगर रोज़ा रख रहा हूँ तो ये मेरे लिए बाइस अजर है, लेकिन मुझे ये राइट नहीं पहुँचता कि मैं आपको या किसी को मतलब इल्ज़ाम दूँ कि तुमने क्यों नहीं रोज़ा रखा। तो ये नफली रोज़ा है, तो रखें तो अच्छी बात है, नहीं रखें तो उसमें कोई मजाका नहीं। अच्छा मुफ्ती, जिस तरह रमज़ान के रोज़े लोग रखते हैं और ऑफकोर्स वो फ़र्ज़ है हम पे, अगर वो रमज़ान का रोज़ा अगर कोई शख्स तोड़ देता है किसी भी वजह से, एक तो उसका गुनाह भी है, फिर उसका कफ़ारा भी आपको अदा करना पड़ता है। क्या नफली रोज़ा अगर आप तोड़ते हैं हाफ में, किसी पे अगर किसी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, तबीयत ख़राब लग रही है, उसका क्या कफ़ारा? देखिए, मसला ये है कि तबीयत ख़राब है तो रमज़ान का रोज़ा भी तोड़ सकते हैं, उसमें कफ़ारा भी नहीं है अगर तब वाकई तबीयत ख़राब है। लेकिन नफली रोज़े में अगर किसी ने नऊज़ुबिल्लाह जानबूझकर ये वजह से तोड़ा तो गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन वो एक क़ज़ा रखेगा बस, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर भी तोड़ा तब भी उस पर कफ़ारा नहीं है, सिर्फ एक रोज़े की क़ज़ा लाजिम है। एक और रोज़ा रखना, एक और रोज़ा उसके बाद लें। देखिए, मसला ये था, सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह, भाई नफल था तो अब वाजिब क्यों हो गया। मसला ये कि जब तक आपने नफल काम शुरू नहीं किया ना, वहाँ पर वाजिब नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पर 2 रकात नफल शुरू कर लिए और अब वो किसी वजह से तोड़ दिए, टूट गए, अब वो पढ़ना वाजिब होगा, क्योंकि वाजिब नहीं था, आपने वाजिब कर लिया, अब कर लिया तो पूरा करना वाजिब है। अच्छा अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा मुफ्ती साहब, ये मिसेस कौसर ने इस्लामाबाद से हमसे पूछा है, मैंने कुछ लोगों को 10 मुहर्रम के दिन खून के अतियात देते हुए देखा है और ये सुना है कि 10 मुहर्रम को खून का अतिया देना अज़मत का बायस है। नहीं, ऐसी कोई रिवायत खैर मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन ये कि खून ज़ाहिर सी बात है एक बड़ी कीमती शे है
और फी ज़माना बाज़ लोग डोनेट भी करते हैं और बाकायदा ऐसे कैंप्स लगाए जाते हैं जैसे थैलीसीमिया के मरीज़ों के बच्चों के लिए। ख़ास तौर पर मैं बल्कि नाज़रीन को कहूँगा कि अगर आपको कोई मतलब जिस्मानी एतबार से डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो अपने आप डॉक्टर से मशवरा कर लें, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हों, और हो सके तो खून देना चाहिए ताकि मरीज़ों तक पहुँचे। एक बात। दूसरा ये कि मतलब आशूर के दिन तो वैसे ही ख़र्च करने के फ़ज़ाइल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की मैं आज सुबह फजर के बाद रिवायत पढ़ रहा था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स आशूर के दिन एहल व इयाल पर ख़र्च में वुसअत करे, यानी आम तौर पर आम दिनों में अगर वो 1000 रुपये खर्च करता है तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक डबल या ट्रिपल खर्च करे तो अल्लाह तबारक व तआला पूरे साल उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। तो अब अगर इसी नीयत से कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी जान का नजराना पेश किया तो चलो मैं मरीज़ों के लिए खून अतिया करूँ तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये हमसे पूछा है तहनीत ने कराची से, मेरे कुछ दोस्त हैं मुहर्रम और करबला के वाक़े को लेकर ये कहते हैं कि ये एक सियासी मसला था और दो बड़े लोगों की लड़ाई थी, हमारा नुक्ता नज़र क्या होना चाहिए, दीन क्या कहता है? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस को जंग कहते हैं, बस कहते दो शहजादों की जंग थी। मुझे मतलब आप भी सुनते हैं इस तरह की बातें? बिल्कुल, हम इसी दुनिया में रहते हैं हम। हाँ। तो सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत नज़र भी है जी, तो मीडिया से भी ताल्लुक़ है, तो इसलिए नज़र तो है ना कि इस तरह के लोग बातें करते हैं, बड़ा एक तकलीफ़ होती है। आप सोचें इमाम अली मकाम, यानी दो पर्सनालिटियाँ इस्लाम में मुहर्रम में जब सामने आती हैं। एक है इमाम हुसैन जिनके वालिद मौला अली, जिनकी वालिदा है शहजादी कौनैन, और एक यजीद है। एक इमाम हुसैन है जो पूरी रात में कुरान पाक ख़त्म फरमाते हैं, तो रमज़ान के रोज़े के अलावा भी रोज़े रखते हैं, तकवा और परहेज़गारी, बड़े बड़े साहबा जिनका अदब करें, जिन्होंने पहलुए मुस्तफ़ा में आराम किया, हुजूर की गोद में बैठे, अनगिनत फ़ज़ाइल है इमाम अली मकाम की। और यजीद कौन है? ज़ानी है, शराबी है, बदकार है, बदकिरदार है। तो आप सोचें अगर बिलफ़र्ज़ ये सोच लिया जाए कि ये सियासी जंग थी, नऊज़ बिल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह, खाकम बदहन, ये बहुत बड़ी जुर्रत की बात है इस तरह कहना। और यूँ कहना कि इक़्तिदार के लिए इमाम हुसैन गए थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप खुद सोचिए अगर कोई जंग करने जाता है तो क्या 6 माह के बच्चे को साथ लेके जाता है? ख़वातीन बापर्दा ख़वातीन को साथ लेके जाता है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बाकायदा तारीख़ में लिखा है, हाफ़िज़ इब्न असाकिर ने लिखा है, फरमाया कि इमाम हुसैन ने तो कहा कि भाई यजीद के सामने ये बिन ज़ियाद जो है इसके सामने मेरी ये 3 शराइतें ये रख दो, 3 पेशकश करता हूँ, या तो जहाँ से हम आए महरम से वहाँ जाने दो, या किसी सरहदी इलाके में चले जाएँ, या यजीद के पास मुझे ले चलो, हम बैठ के सुलह कर लेते हैं। तो इमाम पाक का तो जंग का इरादा था ही नहीं, हत्ता कि 10 मुहर्रम आया। जब 10 मुहर्रम आया तो इमाम हुसैन लश्कर यजीदी के सामने गए और अपने आप को पेश करके कहा, देखो मैं कौन हूँ, मैं वही हुसैन हूँ जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते उनका नवासा हूँ। तो ये आप खुद सोचिए, इसको सियासी जंग कहना, या इमाम आज़म, इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन को सियासी लीडर कहना, ये कमाल जुर्रत है। वैसे देखिए मुफ्ती साहब, आप एक बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं और आप एक बहुत ही बाशऊर एक स्कॉलर है। मुझे एक बात बताएं मुझे, ये वाली जो बातें होती हैं आपके ख्याल से कौन फैलाता है? ये आपको लगता है फॉरेन प्रोपेगेंडा है या ये कोई दूसरे सेक्ट के, दूसरे फ़िक़े के लोग फैलाते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको तो और चीज़ों में इतना फंसाया हुआ है कि जो हमारे रिलीजियस फैक्ट्स हैं उनके अंदर वो इतने बौखलाहट से गए हैं और इतने खो से गए हैं, उनको एक क्लैरिटी अभी नहीं मिलती, एक बात क्लियर समझ में नहीं आती कि यार असलियत में क्या था। नहीं, बैरूनी एजेंडा भी होता है और पीछे हाथ भी होते हैं, वो भी अलग चीज़ है। लेकिन तारीख़ का मुताला करें ना, मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों ने ही नहीं पहुँचाया है। तो ये आप खुद सोचिए ना, कोई वो बुग़्ज़ अली, बुग़्ज़ हुसैन, यानी इमाम हुसैन कहते हुए ज़बान काँपती उन लोगों की। भाई इमाम हुसैन बोलने में तो मसला क्या, 12 इमाम में इमाम अली मकाम शामिल है, बेशक, इमाम हसन मुश्तबा, मौला अली, इमाम अली रज़ा, इमाम मूसा काज़िम, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम जव्वाद, ये सब बुज़ुर्ग औलिया हैं और ये हुज़ूर के सारे अहले बैत हैं। और अहले बैत की क्या शान है, मेरे आका ने फरमाया मेरे अहले बैत सितारों की मानिंद है। अहले बैत की क्या शान है, जिनकी पाकी का खुदा पाक करता है बयां, आया ततहीर से ज़ाहिर शान इज़्ज़त अहले बैत, बेइजाज़त जिनके घर जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं इज़्ज़त शान अहले बैत। तो अहले बैत की क्या शान है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि मैं एक रात रसूलुल्लाह की खिदमत में, ये जब मैं रिवायत पढ़ता हूँ ना,
असफर भाई मेरे एक जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेशक, मुझे भी मुझे अंदाज़ा है इस बात कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं किसी काम रात को वक्त मुझे कोई काम पड़ गया, मैं हुजूर की बारगाह में पहुंच गया। जब मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा तो मैंने क्या देखा, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने चादर ओढ़ी हुई है, सर्दी की रात है ना, चादर ओढ़ी हुई है, अल्लाह अकबर। और वो चादर अंदर से हिल रही है, जैसे चादर ओढ़ी हुई है सकीन होती है लेकिन वो अंदर से हिल रही है। तो जब मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ कि ये क्या मामला है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जो हमारे आका हैं, गैबदान हैं, उन्होंने मेरे दिल के हालात को बाखबर हो गए और चादर उठाकर दिखाया तो एक तरफ इमाम हसन बैठे थे, दूसरे इमाम हुसैन बैठे थे, हसन और हुसैन। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, यानी हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, और जो इनसे मोहब्बत करे तो उससे अपना तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। तो असल मसला यही है कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता ही नहीं है। जो इस तरह की बातें करते हैं ना कि ये शहजादों की जंग थी, नहीं सियासी जंग थी, इस तरह की जो बातें करते हैं, हकीकत यह है कि अल्लाह ने उनको अपनी बारगाह से मरदूद कर दिया है। क्योंकि इमाम अली मकाम क्या शान है। एक बात आपकी इजाज़त से करना चाहूँ, बड़े एक इश्क की बात है। आज ही सुबह ये एक तख़य्युल में आई, मेरे ख्याल में बात आई कि आप देखें इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम, आप हसन पढ़ें तब भी उसका माना खूबसूरत है, हुसैन पढ़ें तब भी खूबसूरत है। अब इसके एराब और इसके ज़बर ज़ेर चेंज कर दें, हसन को पढ़ें हुसन और हुसैन को पढ़ें हसीन, तब भी खूबसूरत है। क्या बात है, ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात है। मुझसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। आज 8 मुहर्रमुल हराम है और हम आपसे ही गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ मुहर्रम की जो ताज़ीम है, जो तक़द्दुस है, उसको भरपूर तरीके से अपनाइए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।